नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैसा हो ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों आज की क्लास में हम गति अर्थात मोशन टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आपके सामान्य विज्ञान का बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, और वीडियो के एंड में लगभग 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिसको आप बड़े ध्यान से देखिएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न से आपको क्या होता है, एक अंदाजा मिल जाता है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और एक रिविजन भी हो जाता है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बड़े ध्यान से आप देखेंगे। अगर आप डेमो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप डेमो के तौर पर भी देख सकते हैं। बाकी के जो क्लासेस होंगे वो आपको एप्लीकेशन में जो रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, जो पेड क्लासेस के स्टूडेंट है उनको मिल जाएगा। तो डेमो के तौर पे भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और क्वालिटी जो है, क्लास की गुणवत्ता है, आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही होता है कि अगर आप ले रहे हैं तो आपको चीज़ें समझ आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, तो वो चीज़ आप देख लीजिए। ठीक है, तो आज का टॉपिक है आपका गति अर्थात मोशन। ठीक है, तो इसको पहले हम क्या करेंगे, गति होता क्या है उसको समझेंगे, कितने टाइप का होता है उसको समझेंगे, फिर एक एक चीज को हम इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है उसको कवर करेंगे, जो एग्जाम में पूछी जा सकते फैक्ट वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु की तुलना में, ठीक है, यहाँ पे एक एक चीज को आपको नोटिस करना है कि क्या बोल रहा है, किसी अन्य वस्तु की तुलना में समय के सापेक्ष अर्थात टाइम इंपॉर्टेंट है, समय के सापेक्ष अपने स्थान में परिवर्तन करता है। जैसे कि अगर मैं इस पेन की बात करूं, ठीक है, इस पेन को अगर मैं यहां से यहां खिसकाता हूं तो यहां से यहां जाने में इसको समय लगा, 2 सेकंड लगा। ठीक है, तो समय के सापेक्ष ये अपने स्थान में परिवर्तन हो रहा है। इसको मैं यहां से गिरा दूं तो समय के सापेक्ष ये अपने स्थान में परिवर्तन कर रहा है। अगर मैं यहां से इधर चल रहा हूं तो मैं समय के सापेक्ष अपने स्थान को बदल रहा हूं, है कि नहीं। तो समय के सापेक्ष जब कोई वस्तु अपने स्थान में परिवर्तन करता है तो उसी को हम कहते हैं कि वो गत्यावस्था में है, या फिर वो गति है, गतिशील वस्तु है। ठीक है, तो समय के साथ याद रखेंगे, इसके साथ साथ किसी अन्य वस्तु की तुलना में अब गतिशील वस्तु है कि नहीं उसको समझने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि उसका अवलोकन कर रहा है, कौन कर रहा है। ठीक है, जैसे वस्तु गति में है या स्थिर में है, इस बात पर निर्भर करता है कि उसका अवलोकन कौन और कहां से कर रहा है। जैसे कि अगर मैं एक चलते हुए बस को देख रहा हूं तो मैं यहां खड़ा हूं और बस निकल गई। ठीक है, तो मैं जो अवलोकन कर रहा हूं तो मेरे लिए वो बस गतिशील है, लेकिन जो बस में बैठा है क्या उसके लिए बस गतिशील है? नहीं, क्योंकि वो बस के साथ साथ गति कर रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसका अवलोकन कौन कर रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि गतिशील वस्तु या फिर गति हम किसको कहते हैं, अगर कोई भी पिंड, कोई वस्तु समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन करता है। कोई ये वस्तु यहाँ था और टी समय में ये यहाँ खिसक कर यहाँ आ गया, तो जो परिवर्तन कर रहा है समय के साथ, अर्थात उस पे हम कहते हैं कि वो मोशन है या फिर गति है। और हम ये भी देख लेते हैं कि उसका अवलोकन कौन कर रहा है। बहुत छोटी सी चीज़ है, सामान्य चीज़ है, आप सबको ये पता ही होगा। अब हम ये देखेंगे कि गति कितने प्रकार के होते हैं। तो गति यहाँ पे हम देखेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे हम, सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, दोलन गति, आवर्ती गति और प्रक्षेपी गति। देखिए दोस्तों, जो आपका सिलेबस है सामान्य विज्ञान का, वैसे तो 9वीं और 10वीं स्तर का ही है, लेकिन मैं उससे और ऊपर लेवल और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो आपको बताऊंगा ही। ठीक है, हम 9वीं 10वीं स्तर के विज्ञान तो पढ़ेंगे ही, उसके साथ साथ कुछ ऐसे फैक्ट जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जा सकते हैं, हालांकि सिलेबस में नहीं लिखा हो लेकिन पूछा अगर जा सकता है ऐसे, उसको हम देखें तो वो चीज़ भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब एक एक करके हम सारे गति को समझेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि सरल रेखी गति क्या होता है। ठीक है, सरल रेखी गति या फिर लीनियर मोशन। तो सरल रेखी गति या फिर अगर हम कोई भी गति को देखें तो गति में आप उसके मार्ग को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कि वस्तु किस मार्ग का अनुसरण कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सरल रेखी गति में समझेंगे कि यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति कर रही है, जैसे कि मैं एकदम सीधा सीधा यहाँ चल रहा हूँ, ठीक है, तो मैं एक सरल रेखा अर्थात सीधी रेखा को फॉलो कर रहा हूँ, तो जो मेरी गति है वो सरल रेखी गति कहलाएगी। जैसे कि एक कार, यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, एक कार जो एकदम स्ट्रेट सीधे वाले रोड में जा रहा है। ठीक है, तो जब वो एकदम सीधा चलेगा कार, तो उसकी गति को हम कहेंगे कि एक सरल रेखा की गति वो कर रही है। ठीक है, तो जब कोई वस्तु सदैव एक सरल रेखा में गति करती है तो उसकी गति को हम सरल रेखी गति कहते हैं। जैसे सड़क पर चलती हुई कार या फिर सड़क पर चलता हुआ
कोई इंसान, तो हम क्या यहाँ पे देखें कि हम मार्ग को देख रहे हैं कि किस तरीके का मार्ग है ना। कोई भी वस्तु अगर गति कर रही है तो किस मार्ग को वो अनुसरण कर रही, उसको अगर हम देखेंगे तो उस गति का मतलब हम समझ सकते हैं, किस टाइप की वो गति कर रही उसको समझ सकते हैं। दूसरा है आपका वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन। जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तब उसकी गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे सीधा चल रहा था तो मेरी जो गति है वो एक सरल रेखी गति होगी, लेकिन अगर मैं ऐसे गोल घूमूं, ठीक है, ऐसे वृत्ताकार मार्ग में चलूं, तो जो मेरा मार्ग है वो क्या है, राउंड सर्कुलर है। तो सर्कुलर अगर वृत्ताकार मार्ग पर कोई वस्तु गति करता है, जैसे कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा कैसे करता है, गोल करता है, तो जो पृथ्वी की गति है वो वृत्तीय गति है। यहाँ पर आप इमेज में देखेंगे ये दौड़ रहा है वृत्ताकार मार्ग में, ठीक है, तो इसकी भी जो गति हो गई वो वृत्तीय गति हो गई। तो हम क्या देख रहे हैं कि हम मार्ग को देख रहे हैं और उसके हिसाब से हम गति को अंदाजा लगा पा रहे हैं। तो वृत्तीय गति में जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति हो गया, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति हो गया, ठीक है, तो ये हो गया आपका वृत्तीय गति का एक सिंपल सा उदाहरण। अब हम बात करेंगे घूर्णन गति। तो घूर्णन गति क्या होता है, यहां पे ध्यान देंगे, रोटरी मोशन, जब कोई वस्तु अपने अक्ष या फिर अपने एक्सेस के चारों ओर घूमती है। यहां पे आप ध्यान देंगे, ठीक है। अक्ष क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, ये सब पढ़ा होगा, है ना। तो जब वो अपने अक्ष के अकॉर्डिंग घूमता है, ठीक है, घूर्णन गति, रोटरी मोशन क्या है, अपने अक्ष। अब मैं इसको अपने ही उदाहरण में समझाता हूं। जैसा कि मैं कुछ इस तरीके से वृत्ताकार जो है मार्ग को फॉलो कर रहा था, तब मैं वृत्तीय गति कर रहा था। लेकिन अगर मैं अपना एक्सिस मानूं, इसको वाई एक्सिस, जो रीढ़ की हड्डी ये वाला हिस्सा, और अगर मैं ऐसे मोशन कर रहा हूं, है ना, इस तरीके से घूम रहा हूं, तो जो मेरी गति है वो क्या हो गई, मेरी गति अब घूर्णन गति हो गई, ठीक है। पहले मैं ऐसे चल रहा था तो मेरी गति वृत्ताकार गति थी, लेकिन मैं अपने एक्सिस जो है अक्ष, उसके अकॉर्डिंग अगर घूम रहा हूं, तो जब मेरी गति है वो क्या कहलाएगी, वो घूर्णन गति कहलाएगी, ठीक है। तो जब कोई वस्तु अपने अक्ष एक्सिस के चारों ओर घूमती है या फिर एक्सिस के अकॉर्डिंग घूमती है, तब हम उसको घूर्णन गति कहते हैं। जैसे कि छत से पंखे की गति, है ना। अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल में और बहुत सारे इमेजेस मैंने अटैच किया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे भौरे की गति, भौरे में जो कील लगा रहता है ना, तो वो उसका एक्सिस हो गया, उसी के अकॉर्डिंग वो घूमते रहता है। यहाँ पे आप फुटबॉल को अगर ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं, ठीक है, इस पेन को अगर मैं गोल गोल घुमाऊं, तो ये सब क्या है, घूर्णन गति। सबसे अच्छा एग्जांपल अब आपने पंखा को देख लेना, और पंखा का जो मोटर होता है ना, वो मोटर जो है वो घूर्णन गति करता है। तो ये आपका घूर्णन गति का एग्जाम्पल हो गया। अब आगे हम बात करेंगे दोलन गति, ऑक्सिलरी मोशन। ये क्या होता है, जब कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर, दोलन गति, दो से दोलन, दो से दोनों, ऐसे याद रखना, ठीक है, दो से दोलन, दो से दोनों। तो दोलन गति क्या होती है, जब अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर, जैसे ये वस्तु है, अब वस्तु, इस वस्तु का अगर हम बीच एक्स वाई एक्सिस के हिसाब से निकालेंगे तो ये हो गया, एक्स एक्सिस के हिसाब से निकालेंगे तो ये हो गया, तो अर्थात ये ऊपर नीचे, इसके माध्य के दोनों ओर ऊपर नीचे, या फिर इस माध्य के दोनों ओर ऐसे आगे पीछे, है ना, अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर अगर गति करती है, तो इस प्रकार की गति को हम दोलन गति कहते हैं। जैसे कि अगर हम झूला झूल रहे हैं, तो झूला झूल रहे हैं तो झूला जाएगा वापस आएगा, ठीक है, तो दोनों ओर गति हो रहा है, ठीक है। तो इस गति को जब माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करता है कोई भी वस्तु, तब उसको हम कहते हैं दोलन गति। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पेंडुलम की गति। तो पेंडुलम जो है ये इसका बीच का हिस्सा हो गया, इधर भी गति कर रहा है, इधर भी गति कर रहा है। अब यहाँ पे स्प्रिंग पे कोई भारी वस्तु लगाएंगे तो ये इसका बीच का हिस्सा हो गया, इधर भी गति करेगा, इधर भी गति करेगा, ठीक है। तो वो ऐसे ऐसे भी गति कर सकता है, ऊपर नीचे भी गति कर सकता है, और कुछ इस तरीके से भी गति करता है। आपको क्या याद रखना है कि दोनों ओर गति होता है, ठीक है। जब कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करता है तब उसको दोलन गति कहते हैं। सिंपल था। अब हम पढ़ेंगे आवर्ती गति। आवर्ती मतलब पीरियोडिक मोशन। अब आवर्ती गति क्या है, अगर कोई पिंड गतिशील है, गति कर रहा है, और नियत समय अंतराल के पश्चात अपनी गति की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति मतलब फिर से उसी चीज को दोहराना। तो ऐसा कोई पिंड जो अपनी गति को बार बार उसी मार्ग को दोहराता है, तब उसको हम कहते हैं आवर्ती गति। याद रखेंगे, जब कोई पिंड नियत समय अंतराल पश्चात अपनी गति की
पुनरावृत्ति करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आवर्ती गति। ठीक है, अपने मार्ग को दोहराती है। अब यहाँ पे ध्यान देखेंगे कि क्या दोलन गति आवर्ती गति हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्यों? क्योंकि दोलन गति में आप देखेंगे ये जो पेंडुलम है हमने देखा वो अपने जो गति है वो अपने मार्ग को दोहरा रही ना, बार बार इसी मार्ग में अप डाउन आगे पीछे इधर चल रहा है ना, तो ये अप डाउन कर रहा है, ये आगे पीछे चल रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि दोलन गति भी आवर्ती गति होती है। ठीक है, याद रखेंगे कि प्रत्येक दोलन आवर्ती होता है, लेकिन हर आवर्ती गति दोलन गति नहीं होता। इसको आप समझिए कि आवर्ती गति में सिर्फ हम क्या याद रखेंगे कि अपने मार्ग को वो दोहराता है, जिस गति में, जिस मार्ग में वो गति कर रहा है उस मार्ग को वो दोहराता है, तो उसकी गति को हम आवर्ती गति कहते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि प्रत्येक जो दोलन गति है वो आवर्ती गति होता है, लेकिन हर आवर्ती गति दोलन नहीं होता है। कैसे? जैसे यहाँ पे ये हमने देखा था कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर, जितने भी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर करे, तो इसी मार्ग को ये बार बार दोहरा रही है। ऐसा तो नहीं है कि ये अपने जगह से खिसक गया है ना। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही, तो उसी मार्ग में वो बार बार चल रही, तो जो पृथ्वी गति है वो आवर्ती गति होगी। लेकिन क्या पृथ्वी की गति दोलन गति होगी? पृथ्वी की गति दोलन गति नहीं हो सकती, क्योंकि वो आगे पीछे थोड़ी हो रही, तो राउंड गोल गोल घूम रही है और उसी के अपने ही मार्ग को वो फॉलो कर रही है। ठीक है, तो हम याद रखेंगे कि दोलन गति जो है वो आवर्ती गति हो सकता है, प्रत्येक दोलन गति आवर्ती गति होता है, लेकिन हर आवर्ती गति दोलन नहीं होता। फिर अगला आपका प्रक्षेप्य गति, या फिर इसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ये क्या चीज है? जब किसी पिंड को कुछ प्रारंभिक वेग देकर फेंका जाता है तब गुरुत्वीय बल प्रभाव के कारण उसकी जो पथ है परवलयाकार हो जाती है ना। मतलब जब उसको हम फेंकते हैं तो गुरुत्वीय बल के प्रभाव में परवलयाकार पथ पर गति करने लगता है, तो परवलयाकार पथ में होने वाली इस गति को ही हम प्रक्षेपीय गति कहते हैं। जैसे कि इस पेन को अगर मैं धक्का देकर फेंकूंगा, तो जब मैं फेंकूंगा तो देखिए कुछ इस तरीके से वो गिरना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी, जो पृथ्वी की ग्रेविटी है उसको खींचेगी, गुरुत्वीय प्रभाव के कारण वो नीचे गिर जाएगा। तो जब मैं फेंकूंगा और नीचे गिरेगा उस दौरान इस तरीके से वो पथ का निर्माण करेगा। इसको हम कहते हैं परवलय आकार पथ। अब इस तरह के अगर परवलय आकार पथ में कोई पिंड गति करता है तो हम उसको कहते हैं प्रक्षेपी गति। जहाँ पे आप देख सकते हैं बास्केटबॉल को यहाँ पे फेंका जा रहा है, तो इसका जो आप मार्ग देख रहे हैं, पथ देख रहे हैं, वो परवलयाकार है। तो इस तरह की गति को हम कहते हैं प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति में क्या है? हम फोर्स लगाते हैं और गुरुत्वीय बल के कारण वो नीचे गिर जाता है और उसका जो पथ है वो परवलयाकार होता है, वो हो जाता है आपका प्रक्षेप्य गति। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम गति का वर्णन करने के लिए गति से संबंधित जितने भी तथ्य हैं उसको समझेंगे, जैसे कि दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है। अगर आप 9वीं 10वीं का बुक देखेंगे तो आपको इस तरीके से मिल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने 9th 10th के बुक से उठाई हुई हैं, क्योंकि आपका सिलेबस जो है 9th 10th लिखा हुआ है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आपके 9th 10th के बुक में नहीं मिलेगा, फिर भी मैं आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दूरी क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, इसको आपको समझना है। इसके साथ साथ विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसको आपको समझना है। तो दूरी आसान है, जब कोई भी वस्तु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान जाया जाता है तो उसके द्वारा जो मार्ग फॉलो किया जाता है ना, जो मार्ग है उसका जो लंबाई है उसी को हम दूरी कहेंगे। वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की कुल लंबाई। अब यहाँ पर आप मार्ग ध्यान रखेंगे, दूरी में मार्ग ध्यान रखेंगे, जबकि विस्थापन में आप मंजिल याद रखेंगे। ठीक है, जैसे हम मंजिल और रास्ता ऐसे सुनते हैं ना, कहावत सुनते हैं कि मंजिल एक है रास्ते अनेक है, तो वो आपका जो रास्ता है वो आपका दूरी हो गया और मंजिल है वो आपका विस्थापन हो गया। मैं आपको उस चीज़ को रिलेट करके समझाऊंगा। यहाँ पे फिलहाल आप याद रखेंगे, ध्यान देंगे कि दूरी क्या होता है। तय की गई मार्ग की कुल लंबाई दूरी होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं ए से बी 5 मीटर चला, ठीक है, अब बी से सी इधर 5 मीटर चला, अब इधर सी से डी फिर 5 मीटर चला, तब मेरी दूरी क्या होगी? ये 5 मीटर, ये 5 मीटर, ये 5 मीटर, टोटल 15 मीटर मैं चला। तो जो मार्ग की लंबाई है उसी को हम दूरी कहेंगे। ठीक है, अब अगर मैं इसमें विस्थापन देखूं, विस्थापन का मतलब क्या होता है? अंतिम व प्रारंभिक स्थितियों के बीच के अंतर को हम विस्थापन कहते हैं। जैसे कि ये अंतिम स्थिति डी हो गई और ये प्रारंभिक स्थिति ए हो गया। अब इसके बीच का जो अंतर है वो सिर्फ आप देखेंगे तो 5 है।
अब इसमें क्या याद रखना होता है, हमको दिशा भी याद रखना है। मैं यहाँ पे पूर्व से चलकर इधर पहुँच गया, तो यहाँ पे जो अंतिम स्थिति हो गई, यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो मैं किधर चले गया, लगभग उत्तर की ओर चले गया। ठीक है, तो विस्थापन का डेफिनेशन क्या है, वस्तु की अंतिम व प्रारंभिक स्थितियों का अंतर जो है वो विस्थापन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे और थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे कि ये स्कूल है, ये आपका घर है। अब घर से आप कुछ इस तरीके से आ रहे हैं ऐसे, ठीक है, तो ये आपका जितना भी आपने मार्ग तय किया वो आपका दूरी हो गया। लेकिन विस्थापन क्या होगा, आपका जो प्रारंभिक स्थिति है और आपका अंतिम स्थिति, इन दोनों के बीच के अंतर को ही हम विस्थापन कहेंगे। एक और सिंपल से चीज़ों में मैं आपको समझा देता हूँ, आपको कोई भी तरीके से कन्फ्यूज़न ना हो, इस तरीके से मैं आपको कोशिश करूँ। जैसे कि ये इंडिया का मैप है ना, अगर ये इंडिया का मैप है तो रफली मैं बनाया हूँ, यहाँ पे अगर कश्मीर है और यहाँ पे कन्याकुमारी है, यहाँ पे कश्मीर है और यहाँ पे कन्याकुमारी है। दूरी में मैंने आपको क्या कहा था कि जैसे रास्ते अनेक है मंजिल एक है वाली बात है। अब मेरे को मंजिल है मेरी कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर जाऊंगा। ठीक है, कन्याकुमारी से कश्मीर जाऊंगा, तो मेरी जो मंजिल है वो कश्मीर है। तो कश्मीर मैं कैसे भी जा सकता हूँ ना, ऐसे जा सकता हूँ, ऐसे जा सकता हूँ, ऐसे जा सकता हूँ, जैसा मेरे मन करे। तो यहाँ पे दूरी तो अलग अलग हो सकता है, मैं किस मार्ग को फॉलो कर रहा हूँ, मार्ग की जो लंबाई है वो दूरी हो गई। लेकिन मंजिल जो है कश्मीर से कन्याकुमारी, उन दोनों के बीच का जो गैप है वो विस्थापन होगा। ठीक है, तो हमने देखा कि दूरी के लिए मार्ग की लंबाई ज़रूरी है, जबकि विस्थापन के लिए सिर्फ और सिर्फ इन दोनों जो प्रारंभिक स्थिति है और अंतिम स्थिति, उन दोनों की गैप को ही देखा जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किसी वस्तु की दूरी को बताने के लिए हमें केवल अंकीय मान की आवश्यकता होती है, अर्थात 5 मीटर, 10 मीटर, है ना, 1 किलोमीटर अंकीय मान की आवश्यकता होती है। और यहाँ पे कोई दिशा बताना जरूरी नहीं होता दूरी के लिए, इसलिए दूरी अदिश राशि, स्केलर वेक्टर जिसको हम कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि है ना, दिशा बताने की जरूरत नहीं है, अर्थात अदिश राशि है दूरी। अब अगर हम बात करें विस्थापन की, तो विस्थापन को बताने के लिए अंकीय मान के साथ साथ गति की दिशा भी बताना आवश्यक होता है। ठीक है, गति की दिशा बताना आवश्यक होता है, इसलिए जो आपका विस्थापन है वो आपका सदिश राशि हो जाता है। ठीक है, तो विस्थापन जो है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि आपका दूरी है वो आपका अदिश राशि अर्थात स्केलर क्वांटिटी है। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 3 मीटर चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये व्यक्ति है, ये पूर्व दिशा, मतलब ये पूर्व दिशा हो गया, 3 मीटर चला। ठीक है, एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 3 मीटर चलता है, तत्पश्चात 8 मीटर उत्तर दिशा में चलता है। ठीक है, अब ये 3 मीटर यहाँ चला, अब उत्तर दिशा इधर 8 मीटर चला। अब हम देखते हैं, फिर पुनः 3 मीटर पश्चिम दिशा में चलता है, 3 मीटर फिर चलता है पश्चिम दिशा में, ये 3 मीटर हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे विस्थापन और दूरी की गणना करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 और 8, 8 3 11 और 3 कितना हो गया 14। तो हमने तय किया कुल 14 मीटर, तो ये हो गया आपका दूरी। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये ए था जहाँ से आप शुरू किया, और यहाँ पे अगर हम बी मान लें तो इन दोनों का जो बीच का गैप है वो सिर्फ 8 मीटर है, तो यहाँ पे विस्थापन कितना हो जाएगा 8 मीटर। ठीक है, इस तरीके से दूरी और विस्थापन को आप ध्यान में रखेंगे। अब विस्थापन के लिए दिशा भी जरूरी है, और दिशा हमने देखा कि वो हम कहाँ पे थे, पहले ए में और उत्तर की ओर चले गए बी में, तो दिशा बताना भी जरूरी है। ठीक है, तो जो विस्थापन है आपका वह है आपका सदिश राशि। अब अगला है दूरी और विस्थापन में थोड़ा सा डिफरेंस, अंतर हम देख लेते हैं। हमने दूरी और विस्थापन को समझा, अब एक साथ इस टेबल में हम अंतर भी समझ लेंगे, ताकि अगर एग्जाम में घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आपको वो आना चाहिए, वो भी बन जाए। यहाँ पे हमने सबसे पहले देख लिया कि दूरी अदिश राशि है, क्योंकि दूरी को समझने के लिए हमको दिशा की कोई ज़रूरत नहीं होती है ना, वो दूरी केवल मार्ग पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे दूरी एक अदिश राशि है और दिशा पर निर्भर नहीं करती, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है, विस्थापन बताने के लिए दिशा बताना भी जरूरी है। दूसरा है, अपने चले गए मार्ग पर निर्भर करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, दूरी आप याद रखेंगे मार्ग पर निर्भर करती है, जबकि विस्थापन जो है प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच का अंतर है, ना कि वो अपने मार्ग पर निर्भर करती है।
अगला है दूरी विस्थापन के बराबर हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लेकिन छोटा नहीं हो सकता। इस बात को आप समझिए, दूरी कभी भी विस्थापन से छोटा नहीं होगा, अर्थात दूरी इक्वल टू और ग्रेटर देन, या तो बड़ा रहेगा या तो बराबर रहेगा विस्थापन से। आप कैसे समझ सकते हैं इसको, कि दूरी जो है विस्थापन के बराबर हो सकते हैं। इसको, इस वाले को मैं समझा देता हूँ। जैसे कि ए से बी 5 मीटर कोई व्यक्ति गया, तो यहाँ पे आप दूरी देखेंगे तो 5 मीटर, विस्थापन भी देखेंगे तो 5 मीटर, अर्थात यहाँ पे दूरी और विस्थापन बराबर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि दूरी जो है विस्थापन से बड़ा हो सकता है, तो यहाँ 5 मीटर चला, फिर इधर 5 मीटर आ गया, यहाँ पे दूरी 15 मीटर हो गया, लेकिन विस्थापन यहाँ पे 5 ही मीटर रह गया। ठीक है, तो दूरी जो है विस्थापन से बड़ा भी हो सकता है, और दूरी जो है विस्थापन से छोटा कभी भी नहीं होगा, बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। और अगर कोई पिंड गतिशील है, इस चीज़ को याद रखेंगे, अगर कोई पिंड गतिशील है तो दूरी जो है सदैव धनात्मक होगी। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे विस्थापन दूरी के बराबर हो सकता है, छोटा हो सकता है, लेकिन कभी भी बड़ा नहीं होगा, और विस्थापन जो है धनात्मक भी होता है, शून्य भी होता है। शून्य कैसे हो जाएगा, 5 मीटर में इधर गया, 5 मीटर इधर गया, 5 मीटर इधर गया, फिर 5 मीटर इधर, मतलब मैं वापस अपने पोजीशन में आ गया। यहाँ पे दूरी तो 5 5 5 5 20 मीटर मैंने कवर किया, लेकिन विस्थापन मेरे 0 हो गया। तो विस्थापन जो है वो शून्य भी हो सकता है। ठीक है, एवं ऋणात्मक किस कंडीशन में होता है, जहाँ से जिस दिशा में आप चालू कर दिए उसके विपरीत अगर आप ज़्यादा दूरी तय कर दिए, है ना, ज़्यादा मतलब मार्ग तय कर दिए, इस दिशा के विपरीत अगर तय कर दी, इस तरीके से हम देखेंगे। तो जैसे कि आपने ए से चालू किया, इस दिशा में 5 मीटर चला, ठीक है, और इधर आ गए आप 10 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से ऋणात्मक भी हो सकती है। ठीक है, जब कोई वस्तु अपने आगे की दिशा में गति करती है तथा फिर पीछे की ओर और उसी दिशा में गति करती है, तो जब पीछे की गति आगे की दूसरी दूरी से अधिक हो जाती है तो विस्थापन ऋणात्मक हो जाता है, अर्थात तो वो दिशा के विपरीत, जब ज़्यादा विपरीत दिशा में चले जाती है तो उसको हम ऋणात्मक भी मान सकते हैं। तो इन शॉर्ट आपको क्या याद रखना है, जो विस्थापन है वो धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक तीनों हो सकता है, लेकिन गतिशील वस्तु का जो दूरी है वो धनात्मक ही रहेगा। अब अगला टॉपिक है चाल एवं वेग। अगर आपने दूरी और विस्थापन को अच्छे से समझ लिया, तब चाल और वेग आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चाल का मतलब होता है स्पीड और वेलोसिटी होता है वेग। तो सबसे पहले हम चाल अर्थात स्पीड को समझते हैं। कोई वस्तु इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है उसे उसकी चाल कहते हैं ना। यहाँ पे समय इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूरी में हमने देखा था कि एक स्थान से दूसरे स्थान जो मार्ग गया है ना, तो वो उसका जो मार्ग की लंबाई वो दूरी हो गया। अब चाल में क्या है, हम उसके समय के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, तो चाल क्या होता है, इकाई समय में तय की गई दूरी। तो दूरी का जो दर है ना, टाइम, उसको हम कहते हैं चाल। आपका दूरी याद रखेंगे कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, इकाई समय में जितनी दूरी तय कर दी, अर्थात वो 1 मिनट में 5 मीटर कवर किया, तो उसकी दूरी जो चाल है आप कैसे निकालेंगे, 1 मिनट में 5 मिनट कवर किया गया, तो दूरी बटा जो समय, ये वाला फॉर्मूला है। तो हमने देखा कि 1 मिनट को हम 60 सेकंड ले सकते हैं, है ना। 5 मीटर कवर किया तो 5/60, इस तरीके से उसका चाल निकाल सकते हैं। तो चाल हम कैसे निकालते हैं, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। और औसत चाल कैसे निकाला जाता है, तय की गई दूरी अपान कुल समय अंतराल, मतलब टोटल दूरी अपान टोटल समय। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखें चाल क्या होता है, कोई वस्तु इकाई समय में जितना दूरी तय करता है उसी को हम उसका चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि, कैसे, दूरी से रिलेट करके याद रखना। ठीक है, चाल का जो फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। तो यहाँ पे दूरी अदिश है। ठीक है, तो इसी से आप याद रख लेना कि चाल भी अदिश है। अदिश मतलब दिशा की ज़रूरत नहीं है हमको। जैसे हम बाइक में चलते हैं, तो बाइक में आप चल रहे हैं 50 किलोमीटर पर आवर की गति से, तो वो आपको वहाँ पे दिशा बताना ज़रूरी नहीं है ना। वो स्पीड जो है आपका एक अदिश राशि है। ठीक है, आपके स्पीडोमीटर में भी दिशा नहीं बताया जाता। तो यहाँ पे आप क्या याद रखेंगे कि चाल जो है एक अदिश राशि। कैसे याद रखेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, तो दूरी से याद रख लेना, दूरी अदिश है, चाल भी अदिश है। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि चाल जो है अदिश राशि है, दूरी बटा समय इसका फॉर्मूला होता है, और इसका एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। एसआई मात्रक हम कैसे निकालते हैं, जो चाल का फॉर्मूला है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय।
अब दूरी का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर बटा सेकंड, समय का मात्रक होता है सेकंड, ठीक है। तो इसको एम एस के पावर -1 इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो पूछा जा सकता है कि चाल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो मीटर पर सेकंड, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी और चाल में अगर आप देखेंगे तो फॉर्मूला में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, समझने का फ़र्क है, बस इसमें दिशा इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी क्या है, इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय करता है कोई वस्तु। यहाँ पर हमने देखा था कि इकाई समय में जितनी दूरी कोई वस्तु तय करता है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इकाई समय में कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में कितनी दूरी तय करता है। अब हम जब दिशा की बात कर रहे हैं तो विस्थापन आना तो श्योर है ना, क्योंकि हमने देखा कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है और लगभग इसमें सिर्फ दिशा के अलावा पूरी परिभाषा सेम है। तो यहाँ पे वेग क्या होगा, विस्थापन बटा समय, और विस्थापन जो है क्या है, सदिश राशि है, इसलिए वेलोसिटी जो है वो भी आपका सदिश राशि हो जाएगा। अब इसका एसआई मात्रक अगर हम देखेंगे तो चाल और वेग इन दोनों का जो एसआई मात्रक है सेम ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि विस्थापन का जो है एसआई मात्रक क्या होता है, ये भी मीटर ही होगा, और समय का क्या हो जाएगा, सेकंड। तो इसलिए जो आपका वेग है इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड ही हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि वेग जो है सेम जैसे हमने विस्थापन में देखा था उसी तरीके से वेग याद रख लेना, वेग धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकती है। इसको हमने विस्थापन में भी समझ लिया था। और किसी भी गतिशील वस्तु की चाल हमेशा सदैव जो है वो धनात्मक होगी। अगर गतिशील वस्तु है तो, अगर उसका चाल जो है जीरो हो गया है तो वो तो गतिशील है ही नहीं, है ना। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, इसको हम और कंपेयर करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे चाल और वेलोसिटी का अंतर हम यहाँ पे समझेंगे। किसी भी दिशा में वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यहाँ पे दिशा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपली इकाई समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। जबकि वेग क्या है, एक निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई एकांक समय में तय की गई दूरी को हम वेग कहते हैं। चाल एक अदिश राशि है, क्यों, क्योंकि हमने देखा कि दूरी जो है एक अदिश राशि है, और चाल जो है उसका फॉर्मूला भी हमने देखा कि दूरी बटा समय होता है। तो दूरी से रिलेट करके आप याद रख लेना कि चाल भी एक अदिश राशि है, और इसी तरीके से विस्थापन से रिलेट करके आप ये याद रख लेना कि वेग एक सदिश राशि है। चाल को मापने के लिए दूरी प्रति समय के नियमानुसार मापा जाता है, वेग को मापने के लिए विस्थापन प्रति समय नियमानुसार माना जाता है। इसके फॉर्मूले से हम याद रख लेंगे, किसी भी वस्तु की चाल जो है सदैव धनात्मक होगी। अगर कोई वस्तु गतिशील है तो चाल हमेशा धनात्मक ही होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। गतिशील वस्तु, जैसे मैं चल रहा हूँ तो मेरी चाल शून्य नहीं होगी, क्योंकि मैं चल रहा हूँ, मैं गतिशील हूँ, तो मेरी चाल जो है हमेशा धनात्मक होगी, ना कि ऋणात्मक भी होगी, ठीक है। क्योंकि दूरी वाले केस में हमने समझ लिया था धनात्मक ऋणात्मक वाला केस, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो वेग जो है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। ऋणात्मक कैसे हो सकता है, अगर विपरीत डायरेक्शन में वो ज़्यादा चले गया, ठीक है। किसी भी वस्तु की चाल उस वस्तु के वेग के बराबर या उससे अधिक हो सकता है। चाल जो है वेग के बराबर या उससे अधिक भी हो सकता है, जबकि किसी भी वस्तु की वेग वस्तु के चाल के बराबर या उससे कम हो सकता है। तो यहाँ पे आप समझेंगे, सेम दूरी और विस्थापन में मैंने ये चीज़ समझा दिया था, क्योंकि विस्थापन जो है वो क्या हो सकता है, दूरी से कम भी हो सकता है, विस्थापन जीरो भी हो सकता है, लेकिन दूरी से कभी बड़ा नहीं हो सकता। उसी अनुसार आप इसको भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, एग्जाम में घुमा फिरा के ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अब कुछ क्वेश्चन जो इजी क्वेश्चन है किस तरीके से आएंगे वो उस टाइप का हम देख लेते हैं। अगर आ गया क्वेश्चन तो कैसे आएगा और किस फॉर्मूले से आपको बनाना है। एक कार का 2 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो उसकी चाल कितनी होगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप न्यूमेरिकल बनाएंगे, क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, गिवन डेटा। गिवन डेटा का मतलब क्या क्या दिया है हम उसको लिखते हैं, है ना, दिया गया आंकड़े। तो इसमें क्या क्या दिया है, एक कार 2 घंटे में 60 किलोमीटर, घंटा मतलब समय, समय क्या दिया है, समय टाइम दिया है आपका 2 घंटा, और यूनिट को हमेशा आपको लिखना ही है। अगर आप यूनिट को नहीं लिखेंगे तो कई बार गलती करेंगे, क्योंकि कभी कभी उसको कन्वर्ट करना पड़ जाता है, ठीक है। और आपका क्या लिखा है, दूरी अगर हम देखेंगे तो दूरी यहाँ पे दिखा है 60 किलोमीटर।
तो अगर यहाँ पे हम चाल निकालें तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, तो चाल स्पीड बराबर होता है दूरी बटा समय। तो यहाँ पे दूरी है आपका 60 किलोमीटर। ठीक है, इसको मैं यूनिट को भी लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। और आपका समय है 2 घंटे, 2 आवर। और इसको हम कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर पर आवर, है ना। मतलब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो कार चल रहा है। अब यहाँ पे हम चली होगी, मतलब यहाँ पे ये हम देख रहे हैं कि अगर उसने पूछ दिया क्वेश्चन में, अगर लिखे दिया होता कि आप जो चाल है वो मीटर पर सेकंड में बताइए, तो यहाँ पे जो हमने निकाला वो क्या है, किलोमीटर पर आवर। तो हम इसको मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप जब भी न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आप उसमें यूनिट जरूर लिखिएगा, यूनिट से ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे किलो का मतलब क्या होता है, किलो का मतलब होता है 1000, तो 30 गुणित, अगर इस किलो को खत्म करूंगा तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 1000 मीटर, यहाँ पे रह गया। और इस जो घंटा है और उसको अगर मैं सेकंड में कन्वर्ट करूं तो कितना होगा, 1 मिनट में होते हैं, 1 मिनट में होते हैं आपका 60 सेकंड, और 60 मिनट का हो जाता है आपका 1 घंटा। इस तरीके से 60 गुणित 60 अगर मैं करूंगा तो 3600 सेकंड, इस तरीके से सेकंड में कन्वर्ट होगा। अब अगर आप इसी को मीटर पर सेकंड में निकालेंगे तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका मीटर पर सेकंड निकल जाएगा। मेरा मेन उद्देश्य यहाँ पे ये था कि आप यूनिट को लिखेंगे तो आपका एग्जाम में आप गलत नहीं करेंगे, आप यूनिट को इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको आगे ये बताऊंगा कि यूनिट से ही आप अंदाजा लगा पाएंगे। ठीक है, यूनिट मतलब आपका जो इकाई है ना। तो अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु ए से बी 20 मीटर की दूरी 10 सेकंड में तय करती है। इसको मैं बना देता हूँ, ये ए है, ए से बी, ठीक है, कितना है, 20 मीटर की दूरी 10 सेकंड, मतलब ये जो है 20 मीटर। टाइम कितना लिया, 10 सेकंड। उसके बाद हम देखते हैं, तथा बी से ए वापस आने में 6 सेकंड लेता है। बी से ए फिर वापस आ गया, अब वापस आने में डिस्टेंस इतना ही, बी से फिर ये ए आ गया, यहाँ पे आने में 6 सेकंड ले रहा है। तो औसत चाल क्या होगी, तो औसत चाल क्या होता है, कुल तय की गई दूरी। तो कुल दूरी यहाँ पे हम देखेंगे तो 20 गया, 20 वापस आया, 40 हो गया, अपॉन कुल समय अंतराल, जाते समय 10 सेकंड, आते समय 6 सेकंड, कितना हो गया, 16 हो गया। अब यहाँ पे जो भी यूनिट है वो क्या है, ये भी मीटर में था, ये भी सेकंड में था, तो हमने यहाँ पे लिख दिया मीटर, यहाँ पे सेकंड। अब इसको आप कटाएंगे, कितना आ जाएगा, 2.5 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे चाल पूछ दिया है, यहाँ पे अगर वेग पूछ देता है ना, या फिर यहाँ पे विस्थापन वाला आप केस देखेंगे तो यहाँ पे गया और फिर वापस आ गया, तो विस्थापन इसका 0 है, तो वेग जो है आपका 0 आ जाता। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक कार शहर ए से शहर बी तक, मैं एक शहर यहाँ पे बना देता हूँ, ये आपका ए शहर, ठीक है, अब ये है आपका बी शहर। ये क्या बोल रहा है उसको हम समझते हैं। ठीक है, एक कार शहर ए से दूसरे शहर बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। तो चाल जो है पहला वाला बता दिया कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, आप यूनिट को जरूर लिखेंगे, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाती है, तथा वही कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है। मतलब यहीं से ये वापस चले गया 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, औसत चाल और औसत वेग निकालना है। आप ध्यान देंगे, यहाँ पे ए से बी गया और बी से ए वापस आ गया, तो यहाँ पे आप क्या याद रखेंगे कि दूरी जो है, दूरी तो अगर मैं आप इस डिस्टेंस को x मान लूँ, ठीक है, तो x दूरी तय किया और x दूरी में वापस आ गया, दूरी तो 2x हो गया। लेकिन विस्थापन क्या है, विस्थापन प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति यही है, अर्थात विस्थापन 0 हो जाएगा। और अगर विस्थापन 0 हो गया तो वेग तो ऐसे 0 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ से विद इन सेकंड यहाँ पे वेग जान लिए कि वेग 0 हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ हमको औसत चाल कैलकुलेशन करने की जरूरत है। तो कभी कभी क्या है, क्वेश्चन आपको तुरंत चुटकियों में भी आप निकाल सकते हैं, कुछ कुछ चीज़ों को हमको ध्यान में रखनी होती है। तो यहाँ पे विस्थापन 0, वेग 0। अब हम निकालते हैं औसत चाल। तो औसत चाल कैसे निकाला जाता है, कुल जो समय है, कुल जो दूरी है तय की गई दूरी, उसमें कुल समय जो है उसको डिवाइड कर दिया जाता है, अर्थात औसत चाल बराबर कुल तय की गई दूरी अपॉन कुल समय। तो यहाँ पे हम
समय निकालने की कोशिश करेंगे। और कुल दूरी तो हमको x 2x पता चल गया। तो देखिए चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। इसी फॉर्मूले से यहाँ पे चाल क्योंकि दिया है, ठीक है, चाल दिया है तो हम यहाँ पे समय भी निकाल सकते हैं। दूरी हमने x कंसिडर कर लिया, तो समय कैसे निकालेंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल को नीचे ले आओ, चाल। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो अगर मैं जाते समय t1 समय लगा और आते समय t2 समय लगा, इस तरीके से t1 और t2 समय मान लूँ दोनों समय को, तो यहाँ पे t1 कैसे निकालूंगा, t1 जाते समय चाल कितना था, चाल था आपका, देखिए दूरी तो x ही था, चाल था आपका 40 किलोमीटर पर आवर। t2 दूरी तो x ही है और जो चाल है आपका कितना हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल बराबर आपका कुल दूरी अपॉन आपका जो टोटल समय अंतराल रहेगा, या कुल समय मैं यहाँ पे लिख दूँ, है ना। तो कुल दूरी x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा। और कुल समय t1 और t2 को जोड़ दो, t1 प्लस t2 तो x प्लस 40 और x प्लस 60। अब इसको क्या करना है, सिंपली आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे 48 आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए 2x ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सिंपली इसको आपको लघुत्तम समावर्तक अगर आपको निकालना आता है वो लगा देंगे। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसका अगर आपको 120 आपका लघुत्तम समावर्त आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 40 जो है 3 बार जाएगा, 60 जो है 2 बार जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3x प्लस यहाँ पे 2x, इतना आता होगा आप लोगों को, है ना। अब 2x नीचे ऊपर में है 3 और 2 5x बटा 120। अब जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं ऊपर ले जाते हैं बटे वाले को और ये यहीं रह जाता है, अर्थात 2x, इसको हम 120 को ऊपर लेके जाएंगे, 5x यहीं रह जाएगा, x कट जाएगा, 5 से आप इसको कटा दे, 5 एकम 5 और 5 दूने 10 बच गया 2, 5 चौके 20 और 24 दूने कितना हो जाएगा, 24 दूने हो जाएगा आपका 48। इस तरीके से आप जो निकालेंगे वो 48 किलोमीटर पर आवर, ये आपका औसत चाल होगा। इसी को अगर आप सेकंड में मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, 48 गुणित किलोमीटर है मतलब आप 1000 लगाएंगे, घंटा है मतलब आप 60 और 60 से गुना कर देंगे। अब ये जो आंसर निकलेगा वो आपका मीटर पर सेकंड का हो जाएगा। अब वेग हमने देखा कि विस्थापन अपन समय अंतराल होता है, विस्थापन तो 0 आ जाएगा तो वेग भी आपका जो है 0 आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप इसको बना लीजिए। अब हम बात करेंगे गतियों के ग्राफ के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे ये टॉपिक इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि 9th-10th का अगर आप बुक देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे ग्राफ के कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराऊंगा और बता भी दूंगा पढ़ाते पढ़ाते कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो कोई भी ग्राफ देखेंगे तो एक्स अक्ष पर आप हमेशा टाइम को रखिएगा। बहुत सारा ग्राफ होता है, जैसे दूरी समय ग्राफ हो गया, विस्थापन समय ग्राफ हो गया, त्वरण समय ग्राफ हो गया, जो भी हो गया, आप ये याद रखेंगे कि एक्स अक्ष पर हम हमेशा समय को रखेंगे, ठीक है। उसके अनुसार आप चीज़ों को समझ जाएंगे, एक एक करके हम देखते हैं। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो उसकी जो गति है वो एक समान गति कहलाती है, क्योंकि वो समान समय में समान दूरी तय कर रहा है। जैसे कि इसको हम समझेंगे कि 2 मिनट में वो 12 मीटर दूरी तय किया, ठीक है। फिर चौथे मिनट में अर्थात सिर्फ 2 मिनट और उसको लगे, फिर 24 मिनट अर्थात 12 मिनट दूरी फिर कवर किया, 6 मिनट में फिर 12, फिर 12, फिर 12, फिर 12 और 2-2 मिनट बढ़ते जा रहा है। तो जिस हिसाब से समय बढ़ रहा है, समान समय समान दूरी, है ना। समान समय में अगर कोई वस्तु समान दूरी तय करता है तो उसकी जो गति है उसको हम एक समान गति कहते हैं। और एक समान गति में जो दूरी समय का अगर ग्राफ देखेंगे तो वो एक सरल रेखा में होगी। कैसे सरल रेखा में होगी, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। आपको क्या याद रखने बोला मैंने कि आप हमेशा समय को, टाइम को एक्स अक्ष में रखेंगे। ये होता है एक्स अक्ष, ये होता है वाई अक्ष। यहाँ पे टी, ये हो गया आपका समय, ठीक है। ये वाई अक्ष में अगर दूरी समय ग्राफ पूछा जा रहा है तो आप दूरी को रख देना। अब यहाँ पे मैं
यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ग्राफ में हम ऐसे ही करते हैं ना, ऐसे। तो यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है जैसे 2 4 6 8, यहाँ पे दिया हुआ है 12 24 36। अब यहाँ पे क्या, अगर हम ग्राफ निकाल के देखें, जैसे 2 मिनट पे दूरी 12 मीटर कवर किया तो यहाँ पे आएगा, फिर 4 मिनट में 24, फिर यहाँ पे आएगा। इस तरीके से जो डॉट्स हैं सबको मिलाने पर एक सीधी रेखा ही हमको मिलेगा। इसी को हम कहते हैं समान गति में, एक समान गति में दूरी और समय का जो ग्राफ होता है एक सरल रेखा में होती है और टी अक्ष के कुछ एंगल बनाती है। टी अक्ष जो एक्सिस है टी से, है ना, कुछ एंगल बनाती है। और ये जितना ज़्यादा एंगल इधर बनेगा, है ना, जितना ज़्यादा एंगल इधर रहेगा, आप समझ सकते हैं उसकी जो चाल है वो उतनी ज़्यादा होती है। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि एक लाइन में बन गया, तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि एक समान गति में दूरी और समय का ग्राफ एक सरल रेखा में होती है। अब इसी को और डिटेलिंग में हम समझेंगे, अलग अलग चाल वाली एक समान गति। ठीक है, हम इस ग्राफ को ही देख के कैसे समझ सकते हैं कि किसकी चाल ज़्यादा है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझेंगे कि ये जो ग्राफ है वो सृष्टि का है, ये जो ग्राफ है वो दृष्टि का है। अब आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं इस ग्राफ को देखकर कि सृष्टि का चाल जो अधिक है वो दृष्टि का चाल अधिक है। तो यहाँ पे क्या ग्राफ है, समय और दूरी का ग्राफ है। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो यहाँ पे आप समझिएगा, अगर मैं सृष्टि की बात करूं तो इसको अगर मैं मिनट में कंसिडर कर देता हूं, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, और इसको मैं किलोमीटर 12 किलोमीटर 24 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं सृष्टि की, तो सृष्टि 1 मिनट में देखेंगे तो ये आपका 12 किलोमीटर चली। ठीक है, 2 मिनट में ये चली लगभग 24 किलोमीटर। लेकिन अगर मैं दृष्टि की बात करूं तो इसी 1 मिनट में ये लगभग 15 किलोमीटर चल गई, और ये आपका दृष्टि जो है आपका 2 मिनट में लगभग 36 किलोमीटर के आसपास चली गई। तो यहाँ पे दृष्टि का जो चाल है, क्योंकि दृष्टि ज़्यादा दूरी कवर कर रही ना समय के हिसाब से, इसी समय में जो सृष्टि मात्र 12 किलोमीटर कवर करी है वो दृष्टि जो है आपका 15 किलोमीटर कवर कर ली। तो इसका जो चाल है, गति है, वो दृष्टि का ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसी समय में वो ज़्यादा स्पीड से जा रही है, ज़्यादा दूरी कवर कर रही। तो यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ से जितना ज़्यादा एंगल बनेगा, है ना, जितना ज़्यादा एंगल बनेगा, ये वाला वैल्यू जितना ज़्यादा रहेगा, चाल भी उतना ज़्यादा निकल के आएगा। जिस रेखा की कोण कम होगी उसकी चाल भी कम होगी। ठीक है, कम कोण कम ढाल कम चाल, ज़्यादा कोण ज़्यादा ढाल तो ज़्यादा चाल। इस तरीके से आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, आपको क्या याद रखना है इसमें, अगर जिसका कोण ज़्यादा बनेगा यहाँ पे उसका जो स्पीड है वो ज़्यादा रहेगा। फिर अगला है रुकने का ग्राफ। ये आपके 10th के बुक में दे दिया था, तो इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बस आपको समझा देता हूँ कि देखेंगे कि अगर कोई गतिशील है कोई व्यक्ति, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 मिनट में 12 किलोमीटर चला, 4 मिनट में 24। अब यहाँ पे 4 से 8 मिनट, ये जो 4 बचे मिनट है, यहाँ पे इसने बिल्कुल नहीं चला है, इसलिए इसकी जो दूरी है वो थम सी गई, है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब कोई वस्तु किसी स्थान पर रुक जाती है तब समय तो बदल जाता है लेकिन दूरी नहीं बदलता। ठीक है, समय बदल जाता है, दूरी नहीं बदलता। जैसे एक कार है, यहाँ से यहाँ गई लेकिन यहाँ पे रुक गई, तो यहाँ पे ये जो दूरी है वो नहीं बदल रहा है, समय तो चेंज हो गई, समय तो किसी के लिए नहीं रुकेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो औसत चाल निकाला जाएगा, वो ये डॉटेड लाइन देख रहे हैं ना, इसी के हिसाब से औसत चाल निकाला जाता है। इस तरीके के कंडीशन में चाल हमेशा औसत चाल निकाला जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर अगला है असमान गति का ग्राफ। तो समान गति का ग्राफ तो हमने देखा कि समान गति का जो दूरी समय ग्राफ है वो एक सीधी रेखा में होती है। अब असमान गति का ग्राफ क्या है? असमान गति का ग्राफ अगर देखेंगे तो दूरी समय ग्राफ है वो एक वक्र की तरह दिखाई देती है। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसको हम कहेंगे असमान गति। और गति का ग्राफ वक्र होना यह दिखाता है कि उसमें गति लगातार बदल रही है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दूरी और समय ग्राफ में अगर किसी गतिशील जो वस्तु है उसका जो ग्राफ है वो वक्र है ना, वक्र की तरह दिखाई देता है, तो वो गति है, वो कौन सी गति होगी? तो असमान गति होगा। इसको आप कैसे याद रखेंगे? यहाँ पे देखेंगे 4 मिनट में
चौथे 1 2 3 4, तो ये चौथे मिनट में क्या है 4 किलोमीटर चला। छठवें मिनट में सीधे सीधे ये चले गया 6 किलोमीटर। ठीक है, आठवें मिनट में यहाँ पे आप देखेंगे ये 12 किलोमीटर चला। फिर 10वें मिनट में आप चले गया सीधे सीधे यहाँ पे लगभग 20 किलोमीटर चला गया। तो यहाँ पे 2 2 मिनट का तो डिफरेंस है ना, समय तो 2 2 मिनट लिया जा रहा है, लेकिन जो चालें हैं वो कहीं पे ज़्यादा दूरी कवर कर रहा है, कहीं पे कम दूरी कर रहा है। इसको और यहाँ से सरलता से समझा देता हूँ। जैसे ये समय है 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। ठीक है, अब यहाँ पर दूरी वो कितना कवर करता है 1 2 3 4। तो पहले मिनट में वो अगर कोई 1 किलोमीटर दूरी तय करता है, दूसरे मिनट में वो सीधे सीधे 3 तय कर लेता है, तीसरे मिनट में वो यहाँ पे 5 तय कर लेता है। ठीक है, और चौथे मिनट में मात्र फिर से 2 तय करता है। तो अगर आप इसको मिलाएंगे तो जो ग्राफ है वो एक तरीके से वक्र की तरह बनेगा। तो असमान जो चाल होता है, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है तो गति का ग्राफ वक्र होना तय है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब अगला टॉपिक है आपका त्वरण, एक्सीलरेशन। किसी वस्तु में वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर। अब जहाँ पे भी आप दर लगाएंगे ना, जहाँ पर भी आप दर लगाएंगे वहाँ पे नीचे में उसके फॉर्मूला में डिवाइडेड बाई समय कर देना, टी कर देना। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन अर्थात जो वेग है वो बदल रहा है और किस समय से बदल रहा है उसको हम त्वरण कहते हैं। जैसे इसको एक्सीलरेशन से आप याद रख लेना, बाइक से रिलेट करके। कैसे याद रख लेंगे? बाइक से रिलेट करके। बाइक में क्या होता है? बाइक में होता है एक्सीलरेटर। तो एक्सीलरेटर को हम जब बढ़ाते हैं तो क्या हो रहा है? वेग में परिवर्तन हो रहा है समय के साथ। तो एक्सीलरेटर से एक्सीलरेशन याद रख लेना कि जब हम एक्सीलरेटर को दबाते हैं, है ना, एक्सीलरेट करते हैं, तो क्या होता है? वेग में परिवर्तन होता है। तो वेग में परिवर्तन अर्थात बढ़ रहा है ना गति, तो वेग में परिवर्तन की दर को एक्सीलरेशन कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। त्वरण को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वेग में परिवर्तन जैसे आपका प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग क्या क्या है वो डिपेंड करता है। तो अंतिम वेग मान लो v है, प्रारंभिक वेग को हम u मान लिए और समय अंतराल को हम t डेल टी भी लिख देते हैं, क्योंकि अगर समय है तो उसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे आप देखेंगे त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा समय। अब इसका एसआई मात्रक कैसे याद रखेंगे? इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि वेग में परिवर्तन। अब वेग का जो है आपको एसआई मात्रक मैंने बताया था, वेग का जो फॉर्मूला क्या होता है? विस्थापन बटा समय। तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा? त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग मतलब क्या हो जाता है आपका? विस्थापन बटा समय ही होता है ना, नीचे में फिर समय आ गया। अब विस्थापन बटा समय, इसको अगर आप यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो विस्थापन का क्या होता है? मीटर, समय का होता है सेकंड, नीचे फिर सेकंड। अब ये एस जो है वो नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा? एम एस का स्क्वायर। ठीक है, तो त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको मीटर -2 स्क्वायर इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसका याद रखना, त्वरण का जो होता है फॉर्मूला वो होता है मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक, यदि वस्तु के वेग में बराबर समय अंतराल में बराबर परिवर्तन होता है तो उसका त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। अर्थात जैसे हमने एक समान गति वाला केस पढ़ा था कि समान समय में समान दूरी तय करती है, उसी तरीके से अगर समान समय अंतराल में वेग में समान परिवर्तन होगा तो उस कंडीशन को हम कहेंगे एक समान त्वरण। यदि वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ बढ़ रहा हो तो वस्तु का त्वरण धनात्मक होता है, और यदि वेग का परिमाण घट रहा है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, और इसी ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है। जैसे कि हम बाइक का एग्जांपल दें तो जब हम एक्सेलरेट करेंगे, वेग में परिवर्तन हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है ना, तो अगर हम जोर से एक्सेलरेट करेंगे तो वेग में परिवर्तन धनात्मक हो रहा है ना, गति बढ़ रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? धनात्मक त्वरण कहेंगे। लेकिन जब मैं ब्रेक दबाऊंगा तो ऋणात्मक त्वरण होगा, उसी को हम मंदन कहेंगे। तो मंदन जो है वो लगभग कम होने वाली अवस्था से लेकर ठहराव की अवस्था तक आ जाती है। तो मंदन जो है आपका याद रखेंगे कि ऋणात्मक अवस्था है। एक समान त्वरित गति में त्वरण समय के साथ नहीं बदलता।
अब इसको हम समझेंगे। एक समान त्वरित गति में त्वरण समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर सरल रेखा में होती है। ये सारी चीज़ जो है आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली प्रैक्टिस करके बना लीजिएगा। ये क्या पूछ रहा है उस तरीके से आप बना सकते हैं। जैसे कि यह क्या पूछ रहा है, एक समान त्वरित गति में त्वरण समय ग्राफ। मैंने आपको बताया था कि आप एक्स एक्सिस में हमेशा समय को रखना, तो यहाँ पे आप समय रख दिए। अब क्या पूछ रहा है, त्वरण समय ग्राफ, तो नीचे समय रहेगा, यहाँ पे रहेगा त्वरण। ठीक है, तो ये ए है और ये टी है। अब ये क्या बोल रहा है, एक समान त्वरित गति। एक समान त्वरित गति में हमने क्या समझा था कि जो समान समय में त्वरण जो है वो भी समान रहेगा, तो उसको हम कहते हैं एक समान त्वरण। ठीक है, तो यहाँ पे वेग में जो परिवर्तन है समय के हिसाब से अगर समान रहता है तो एक समान त्वरण त्वरण रहता है। तो 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट ऐसे समय को बांटूंगा और त्वरण को भी इस तरीके से बांटूंगा। तो यहाँ पे देखूंगा कि समय के साथ जो है त्वरण में तो चेंज हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक समान त्वरित गति में त्वरण समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर होती है सरल रेखा में। समय अक्ष के समानांतर देखेंगे, ये है समय अक्ष, इसी के समानांतर अर्थात पैरेलल है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझिएगा। अब यहाँ पे क्या बता रहा है अलग से कि आप जो है त्वरण समय ग्राफ से क्या है, समय अक्ष पर घिरे जो क्षेत्रफल है इससे वेग ज्ञात कर सकते हैं। इसको भी अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको बताया था कि यूनिट को ध्यान रखना, यूनिट से कैलकुलेट करके ही आप ध्यान में ये रख सकते हैं कि किस ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं। तो त्वरण और समय ग्राफ से हम वेग कैसे निकालेंगे, इसका यूनिट त्वरण का क्या है, मीटर सेकंड स्क्वायर, और इसका यूनिट क्या है, सेकंड, तो मल्टीप्लाई सेकंड कर देना, एस एस कट जाएगा, मीटर पर सेकंड बचेगा। मीटर पर सेकंड क्या होता है, वेग का होता है। अब त्वरण जो है वो वेग वाला इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे कि वेग में परिवर्तन की दर ही त्वरण होता है। तो अगर आपको त्वरण का परिभाषा भी याद रहेगा कि त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय, तो यहाँ पे त्वरण है, यहाँ पे समय है, बचा वेग, तो इसी से तो हम वेग निकालेंगे ना। तो इस तरीके से आप ग्राफ को यूनिट से कन्वर्ट करके या इसके फॉर्मूले में कन्वर्ट करके उस चीज़ को ध्यान रख सकते हैं कि हम इस ग्राफ से किन सारी चीज़ों को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब निकालेंगे कैसे, तो किसी न किसी ज्योमेट्रिक शेप में इसको कन्वर्ट करेंगे। या तो अगर ट्राइंगल दिखेगा तो उसका एरिया निकालेंगे, रेक्टेंगल दिखेगा तो इसके एरिया से निकाल लेंगे। जैसे कि यहाँ पे ABCD हमको 4 पॉइंट पता है। अब यहाँ से यहाँ डिस्टेंस पता है, ये 4 है, और यहाँ से यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये भी पता है कि ये 4 है। अब हमको ये पता है कि एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल में क्या होता है, क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई। तो हम अगर 4 × 4 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16, और ये जो 16 है वो मीटर पर सेकंड हो जाएगा, अर्थात ये जो क्षेत्रफल है उससे हमने क्या निकाल लिया, वेग निकाल लिया। ठीक है, इस तरीके से आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं। अब मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, किससे क्या निकालते हैं, यूनिट और इन सारी चीज़ों को याद रख लेना, फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपको मैंने बताया त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय। यहाँ पे मेरे को समय दिया हुआ है, ये देखो, यहाँ पे त्वरण दिया है, ये देखो, तो हमको इससे निकाल क्या पाएंगे, वेग ही तो निकाल पाएंगे ना। या तो फिर यूनिट को सिंपल से गुना करके आप देख लेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब अगला है, इसी प्रकार वेग समय ग्राफ से विस्थापन निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मीटर पर सेकंड वेग का, और समय का क्या होता है, सेकंड। दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बचा, मीटर। मीटर किसका आपका फॉर्मूला है, मीटर फॉर्मूला है आपका विस्थापन का, है ना। और विस्थापन ही क्यों, क्योंकि आपको याद रखना है कि वेग का फॉर्मूला क्या होता है, वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा समय। उस फॉर्मूले से भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मुझे समय दिख रहा है, यहाँ पे वेग दिख रहा है, हम विस्थापन ही तो निकालेंगे ना। तो इसी प्रकार आपको क्या याद रखना है कि वेग समय ग्राफ से विस्थापन को निकाला जा सकता है। एक समान त्वरित गति में वेग समय ग्राफ समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल, इसी से हम निकाल सकते हैं विस्थापन। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये वाला एरिया आपको नीचे तक तो आना ही है ना। अब ये वाले एरिया में आप देखेंगे कि तो यहाँ से यहाँ एक ट्राइंगल भी बन जा रहा है, ये त्रिभुज है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ एक आयत भी आपको दिख रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिखेगा और ये वाला आयत का क्षेत्रफल दिखेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल जो होता है आपका
दो लंबाई गुणित दो चौड़ाई, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। ठीक, जहाँ पे लंबाई गुणित चौड़ाई हो जाएगा। ठीक ठीक ठीक, वो परिमाप मैं आपको बता दिया था, क्षेत्रफल आपको निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे वेग समय ग्राफ। तो वेग समय ग्राफ में हम देखेंगे स्थिति एक समान गति के हिसाब से, स्थिति दो एक समान त्वरण के हिसाब से। तो वेग समय ग्राफ में हम देखेंगे कि एक समान गति में किस तरीके से वेग समय ग्राफ देखने को मिलेगा, एक समान त्वरण में किस तरीके से वेग समय ग्राफ देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको एकदम सिंपल याद रखना क्या है कि समय जो है आपको हमेशा एक्स एक्सिस में रखना है और आप आसानी से चीज़ों को निकाल सकते हैं। जैसे यदि कोई वस्तु एक समान गति कर रही है तो उसका वेग नियत रहेगा। क्यों? क्योंकि एक समान गति कर रही, समान समय में समान दूरी तय कर रही, अर्थात वेग तो नियत रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे समझेंगे, यहाँ पे आप देख लीजिए कि एक समान गति में हम अगर देखें वेग समय ग्राफ, तो ये वेग है और ये समय है। अब मैं देखूँ कि एक समान गति अर्थात समान समय में वो जो वेग है वो तो बदल नहीं रहा आपका, समान समय में समान दूरी तय कर रहा है, तो जो वेग है वो इसी पॉइंट से होते जाएगा ना हमेशा। यहाँ पर मैं देखूँ, यहाँ पर आऊँ, समय बढ़ते जा रहा है लेकिन वेग जो है वेग नहीं बदल रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ही क्या होता है, आपका त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। और यहाँ पे हम देख रहे हैं तो वेग तो परिवर्तित नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ पे जो ए है त्वरण है वो जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने देखा कि वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा होगा। ठीक है, एक सरल रेखा है और ये एक्स अक्ष के समानांतर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको एकदम याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको आप समझिएगा कि हम समय अक्ष को एक्स अक्ष में रखेंगे और जो भी ग्राफ पूछा जाएगा उसको वाई अक्ष में रख के हम उसको कैलकुलेट करके डेटा वगैरह डाल के बना सकते हैं। फिर अगला है आपका एक समान त्वरण की स्थिति अगर है और वेग समय ग्राफ हम देखेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यदि कोई वस्तु एक समान त्वरण गति में है तो वेग में समय के साथ परिवर्तन होगा। क्योंकि त्वरण का अर्थ ही क्या होता है, त्वरण का अर्थ होता है वेग में परिवर्तन। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि एक समान गति में है तो वेग में समय के साथ परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी में समय के हिसाब से समान समय में समान वेलोसिटी में परिवर्तन हो रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो याद रख लेंगे एक समान त्वरण वाले केस में क्या होगा, यदि कोई वस्तु एक समान त्वरित गति से गतिमान है तो वेग में समय के साथ समान परिवर्तन होता है और वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा में होगी जो समय अक्ष के साथ कुछ कोण पर झुका हुआ होगा। फिर अगला है आपका असमान त्वरण। असमान त्वरण के केस में हम देखते हैं यदि कोई वस्तु असमान त्वरण से गति करता है तो उसका वेग अनियमित रूप से बदलेगा। ठीक है, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन। तो कभी क्या है, एक समय में वेग जो है बहुत बढ़ गया, कभी वेग कम हो गया, फिर बढ़ गया, तो एक कर्व के टाइप से फॉर्म होगा। ये देखिए कर्व के टाइप से होगा। तो असमान याद रखेंगे, जहाँ भी असमान वाला देखेंगे वहाँ पे हमेशा जो वक्र वाला जो ग्राफ है वही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और एक समान में हमेशा एक सीधा लाइन ही आपको देखने को मिलेगा। एक समान त्वरित गति के लिए गैलीलियो का समीकरण, जो एक समान त्वरित गति है उसके लिए गैलीलियो ने 3 समीकरण दिया था और ये तीनों समीकरण को वैसे हम प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में प्रूफ करने को नहीं आएगा कि इस समीकरण को प्रूफ करिए, कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम में हमेशा आपको जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसमें डायरेक्ट पूछा जाएगा कि ये है या नहीं है, प्रूफ करने नहीं आएगा। इसलिए हम डायरेक्ट इसको याद रख लेंगे, प्रूफ करेंगे टाइम वेस्ट ही होगा। आपको समझ तो आ जाएगा लेकिन क्या है उतना हमको करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप 9th-10th के बुक में भी देखोगे तो उसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली इसको ध्यान में रख लेना कि एक समान त्वरित गति के लिए गैलीलियो ने जो समीकरण दिया था उसमें मेन चीज़ क्या था। तो देखिए पहले तो हम समझ लेंगे कि प्रारंभिक वेग जो है उसको u मान लेंगे, त्वरण को हम a मान लेंगे और वस्तु की जो दूरी है उसको अगर s मान लेंगे और सेकंड जो है समय उसको हम t मान लेंगे। तो इस तरीके से जो गैलीलियो ने गति का समीकरण दिया था वो 3 तरीके से है। एक है आपका v बराबर u प्लस at। ठीक है, v हमने क्या देखा था, v हमने देखा था कि ये आपका अंतिम वेग है ना, u है आपका प्रारंभिक वेग और a है त्वरण और t है समय। इस तरीके से 3 जो है गति के समीकरण आपको ध्यान में रखना है ताकि आपको अगर MCQs आ जाए तो आप बना सके। दूसरा है आपका ut प्लस 1/2 at का स्क्वायर,
तीसरा है v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर बराबर 2as। तो यदि वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है, कुछ कुछ चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे ताकि आप एमसीक्यू से अगर पूछ दिया जाए तो बना सकें। यदि वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है तब प्रारंभिक वेग जो है शून्य होता है। क्यों? क्योंकि उसका प्रारंभिक वेग 0 है। चलना प्रारंभ करेगा तभी उसका वेग बढ़ेगा। तो विरामावस्था से जब कोई चलना प्रारंभ करेगा तो प्रारंभिक वेग हमेशा उसका 0 रहेगा। और यदि वह अंत में रुक जाएगा, है ना, जैसे गाड़ी चला और अंत में रुक गया, तो जब रुक जाएगा कोई भी वस्तु अंत में तो उसका जो अंतिम वेग है वो 0 हो जाएगा। एक समान वेग की दशा में एक्सीलरेशन जो है 0 हो जाएगा, ए जो है 0 हो जाएगा, क्योंकि एक समान वेग, अब वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। त्वरण का मतलब ही है वेग में परिवर्तन की दर, तो वेग में परिवर्तन नहीं होगा तब एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। और मंदन की दशा में हमेशा ऋणात्मक ही होगा आपका जो भी ए की वैल्यू अर्थात त्वरण की वैल्यू दी जाई रहेगी वो, है ना। तो इस तरीके से आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। अब इसी से हम कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। एक पिंड 4 मीटर पर सेकंड से वेग से गतिशील है। यदि उसका त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो 5 सेकंड पश्चात उसका वेग तथा उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या क्या दिया गया है, हमेशा मैंने आपको बताया कि गिवन डाटा आप लिख लीजिएगा, है ना। तो एक पिंड 4 मीटर पर सेकंड से के वेग से गतिशील है, तो आपको याद रखना है कि 4 मीटर पर सेकंड वेग से गतिशील है। तो आपका जो प्रारंभिक वेग है u बराबर दे दिया है 4 मीटर पर सेकंड। यदि उसका त्वरण, अब त्वरण a भी दे दिया है, क्या दे दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 5 सेकंड पश्चात अब t भी दे दिया, t बराबर दे दिया 5 सेकंड, है ना। तो 5 सेकंड पश्चात उसका जो वेग तथा उसके द्वारा तय की गई दूरी आपको ज्ञात करना है। तो वेग आप किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमको u ज्ञात है, a ज्ञात है, t ज्ञात है, तो हम वेग जो है उसका निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। u इक्वल टू कितना है आपका 4 प्लस त्वरण दिया है 2 मल्टीप्लाई आपका t दिया हुआ 5, है ना। तो 5 दूने 10, 4 14 मीटर पर सेकंड इस तरीके से निकल जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको दूरी ज्ञात करना है। तो जो s है उसका फॉर्मूला याद रखेंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको u पता है, ठीक है, a पता है, t पता है, कैलकुलेट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 4 × 5 प्लस 1/2 a आपका 2 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 5 चौका 20 प्लस 1/2, 5 पंचे 25 और ये 50। फिर इसको अगर मैं काट दूंगा तो फिर हो जाएगा ये 25 और 20 और 25 हो जाएगा आपका 45। अब ये हो जाएगा मीटर में। तो इस तरीके से आपको वो फॉर्मूले याद रखने हैं और फॉर्मूले से क्या है आप क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूले जो है आप डायरेक्ट याद रख लेंगे, उसको अगर प्रूफ करने जाएंगे तो टाइम ही लगेगा और उसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है, उसको समझ भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगला है, एक कार 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक समान त्वरण से गतिमान है, तो गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड बाद वह कितनी दूरी तय करेगी। अब गिवन डेटा हम देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। एक कार 4 मीटर पर सेकंड की समान त्वरण से, मतलब त्वरण दिया है अर्थात ए दिया है, ए क्या दिया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 सेकंड पश्चात अब समय दिया है t इक्वल टू 10 सेकंड, वह कितनी दूरी तय करेगी। हमको निकालना क्या है, s निकालना है कितना, ठीक है। अब यहाँ पर एक कार 10 मीटर पर सेकंड की एक प्रारंभ से तुरंत से गतिमान है, तो जो गतिमान है तो प्रारंभिक जो आपका वेग है वो क्या है, प्रारंभिक वेग तो आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ से ये जो फॉर्मूला है s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, यहाँ से हम दूरी निकाल लेंगे। जो आपका प्रारंभिक है वो तो 0 हो जाएगा, है ना। तो 0 से आपका t जो है आपका 10, इसको तो खैर 0 ही हो जाएगा, प्लस 1/2 a कितना दिया हुआ है, a दिया है 4, t दिया है 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 गुणित 100 इक्वल टू 200 मीटर। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से। अब अगला है आपका, एक गाड़ी 36 किलोमीटर पर आवर की एक समान चाल से चल रही है। जब उसमें ब्रेक लगाया जाता है तो उसमें
0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मंदन उत्पन्न हो जाता है। इसको याद रखेंगे, जब भी मंदन उत्पन्न होगा तो एक ही वैल्यू माइनस में हम लेंगे, ठीक है। तो हमने देखा कि प्रारंभिक वेग जो है u वो दिया हुआ है आपका 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में दिया है और बाकी की जो चीज़ें हैं अगर आपको यहाँ पे देखेंगे मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है। अब हमको एसआई मात्रक में इसको कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया था कि के मतलब होता है 1000, इस के को दूर करने के लिए आप 1000 लगाएंगे, बच गया आपका मीटर। अब इस घंटे को दूर करने के लिए, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 गुणित 60 से आप भाग दे देंगे, इसको लिखेंगे आप सेकंड, ठीक है। तो अब इसको कटा दीजिए आप, 0 से 0, ये 2 0 गायब है ना। अब यहाँ पे 6 6 का 36, 6 और 6 इधर कट गए, तो इस तरीके से 10 मीटर पर सेकंड जो आएगा आपका, वो आपका प्रारंभिक वेग आ जाएगा, ठीक है। तो प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे जो ए दिया हुआ है, यहाँ पे ए जो दिया है मंदन, वो माइनस में है, मंदन अर्थात 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब हमको क्या है, अंतिम वेग जो है अगर हम देखेंगे तो मंदन उत्पन्न होगा और गाड़ी जो है रुकने से पहले, अब गाड़ी रुकने वाली है ना। तो यहाँ पे हमने देखा था कि जब गाड़ी जो है प्रारंभ नहीं हुआ रहेगा तो हम u को 0 ले लेंगे, गाड़ी जब रुक जाएगी तो v को 0 ले लेंगे। तो यहाँ पे v आप 0 ले लेंगे क्योंकि रुकने की पहली की अवस्था की हमको निकालना है। अब चली गई दूरी अगर आपको s निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, ये v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, इससे हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमको v u यहाँ पे दिया हुआ है, v 0 हो जाएगा, u दिया है आपका 10 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a कितना है, a माइनस में है 0.5, ये माइनस में है, ठीक है, और गुणित s जो हमको निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका 100 प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा 1 और ये रहेगा माइनस में, ठीक है। फिर s इक्वल टू 0, तो ये जो माइनस में है इधर हम भेजेंगे, ठीक है। -100 माइनस s हो जाएगा बराबर 0, तो इस बराबर 0, इस माइनस को हम इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 100 बराबर 0, तो जो s की वैल्यू आ जाएगी वो 100 मीटर आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। फिर अगला है, किसी निश्चित दिशा में चल रहे कण की चाल समय ग्राफ नीचे चित्र में प्रदर्शित है। ये आपको ग्राफ दिख रहा है, इससे आपको 0 से 10 सेकंड में, ये 0 है और यहाँ पे 10 सेकंड में, 0 से 10 सेकंड में चली गई दूरी तथा कण की औसत चाल ज्ञात करना है, ठीक है। तो दूरी और चाल ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे s बराबर 0 से 10 सेकंड चली गई दूरी, इसको हल करेंगे तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कभी भी इस टाइप की चीज़ को निकालेंगे तो इसको जो भी जियोमेट्रिक पैटर्न है उसी से हम निकालेंगे। तो यहाँ पे जो चली गई दूरी है, अब कैसे निकालेंगे, चाल देखिए, चाल और यहाँ पे समय, क्या ग्राफ दिया है, चाल और समय का ग्राफ दिया गया है। इन चाल का और समय का ग्राफ दिया तो यहाँ से दूरी निकल जाएगा क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब मैंने आपको बताया था कि कैसे आप समझ जाएंगे कि इससे क्या निकलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, जिससे इसका फॉर्मूला आपका जो यूनिट होता है मीटर पर सेकंड और इसका हो जाएगा सेकंड, ये दोनों कट जाएगा। मीटर, मीटर मतलब दूरी, क्योंकि चाल वाला केस है, अगर वेग वाला केस रहता है तो उसमें विस्थापन निकलता, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। तो यहाँ से हम दूरी निकालेंगे। अब ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं उसी से दूरी निकलेगा। हमने पहले ये समझा कि इससे दूरी तो निकलेगा, अब हम ये देख रहे हैं कि इस एरिया को जो डेटा है उससे हम दूरी कैसे निकालेंगे, तो उसके क्षेत्रफल से निकालेंगे। जैसे कि त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल यहाँ पे हम निकालेंगे, तो त्रिभुज ओ, ये है ओ ए बी, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ठीक है। 1/2 हो गया, आधार कितना हो गया, ये आधार आपका 10 दिया हुआ है, ठीक है। ऊंचाई ये आपका दिया हुआ है 12, 2 एकम 2 पंचे ये हो गया, और 12 पंचे कितना होता है, 12 पंचे 60 होता है, तो 60 मीटर है। ये आपका s की वैल्यू निकल गया, और s की वैल्यू निकल गया। आपको चाल निकालना है तो चाल बराबर क्या होता है, तय की गई दूरी बटा समय। तो ये जो दूरी है उसमें समय
कितना लगा आपका 10 लगा, इसको अब बटा कर देंगे तो 6 मीटर पर सेकंड इस तरीके से आपका निकल जाएगा चाल। तो इस तरीके से चाल और दूरी दोनों निकल जाएगा। अब अगला है गति का नियम। अगर आप देखेंगे आपके 9th 10th के सिलेबस में तो गति का नियम नहीं है, लेकिन गति का नियम महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैं आपको सिंपली इसकी कॉन्सेप्ट समझा दूंगा और वीडियो के एंड में इससे संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे न्यूटन ने सबसे पहले 1687 में अपनी जो पुस्तिका थी प्रिंसिपिया, याद रखेंगे, अगर पुस्तक का नाम पूछ दिया जाए तो याद होना चाहिए, प्रिंसिपिया नामक पुस्तक थी जो कि न्यूटन ने लिखा था 1687 में। और इसी पुस्तक में उन्होंने जो नियम प्रतिपादित किए थे अर्थात न्यूटन ने, उसमें इस पुस्तक में उन्होंने लिखा था। और इस नियम के अनुसार हम देखेंगे तो गति के 3 नियम न्यूटन ने बताए थे। एक एक करके हम नियमों को समझेंगे। पहला नियम है आपका गति का प्रथम नियम, जिसको हम कहते हैं जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, है ना। गति का प्रथम नियम पहले समझ लेते हैं और उसको क्यों जड़त्व का नियम कहा जाता है उसको हम बाद में समझेंगे, ठीक है। तो गति का नियम क्या कहता है? पहला नियम कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहेगी, और अगर कोई गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील वस्तु जो है वो गतिशील ही रहेगी जब तक उसमें कोई बाह्य बल, अलग से बल हम उस पर आरोपित ना करें। तो इस तरीके से जब तक कोई बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं किया जाए, उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं होती, अर्थात सभी वस्तुएं अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहती है। और गति की इसी नियम को हम कहते हैं जड़त्व का नियम। जैसे कि आपने जड़, चेतन ये सब पढ़ा होगा। जड़ क्या होता है? एक पत्थर की तरह जिसमें जान नहीं होता, वो वैसी का वैसी बना है। चेतन क्या है? जिसमें जान होता है ना, और जो एक्टिव रहता है। अब जड़ क्या है? जड़ हमने ये समझा कि पत्थर की तरह। पत्थर क्या है? अगर पत्थर है उसको मैं ऐसा रख दिया हूँ और उसको जब तक मैं बल नहीं लगाऊंगा वो खिसकेगा नहीं, ठीक है। और अगर वो खिसक गया, जोर से मैं खिसका दूँ, और अगर उसको मैं रोक नहीं रहा हूँ, चलते जा रहा रोकूंगा नहीं तो रुकेगा नहीं, तो वो अपने अवस्था को बनाए रखना चाहेगा, ठीक है। तो उसी जड़ से आप जड़त्व याद रख लेना, ठीक है। जड़ से जड़त्व याद रख लेना कि वस्तु की जो प्रवृत्ति होती है वो जड़ की तरह होती है। और जड़ से आप क्या याद रखेंगे? जड़त्व याद रखेंगे। जड़ से आप क्या याद रखेंगे? जड़ से याद रखेंगे कि वो उसकी जो अवस्था है वो जड़ की तरह होती है, अर्थात हम उसको जब बल लगाएंगे तभी वो गतिशील होगा, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखेंगे वस्तुओं की प्रारंभिक अवस्था, विराम हो या गति हो, स्वतः परिवर्तित नहीं होने की जो प्रवृत्ति होती है उसी को जड़त्व अर्थात इनर्शिया कहा जाता है। इसलिए न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। हालांकि अगर आप देखेंगे कि गतिशील वस्तु जो है वो धीरे धीरे, अगर मैं कोई चक्का है उसको अगर सड़क पर चलाता हूँ, है ना, या फिर गाड़ी को धक्का देता हूँ, तो हालांकि वो धीरे धीरे रुक जाएगा। वो आपका फ्रिक्शन जो है, आपका हम जिस पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, फ्रिक्शन है, इसके वजह से वो रुक जाता है। लेकिन अगर हम स्पेस में देखेंगे तो स्पेस में कोई गतिशील वस्तु है तो जब तक उसमें बाह्य बल नहीं लगाएंगे रोकने के लिए तो रुकेगा नहीं। और कोई गतिशील वस्तु है तो उसको जब तक आप रोकेंगे नहीं, रुकेगा नहीं। और किसी वस्तु जो स्थिर है उसको धक्का देंगे तो वो जाएगा नहीं। तो उसी तरीके से गति का जो प्रथम नियम है वो आप समझिएगा कि उसमें हमको क्या याद रखना है प्रथम नियम में, कि हम ये देखें कि कोई बाह्य बल जो आरोपित नहीं करेंगे तो उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। इसी को जड़त्व का नियम कहा जाता है। जैसे कि रुकी हुई गाड़ी में अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि आप गाड़ी में सवारी कर रहे हैं और अचानक से ब्रेक लग जाएगा, तो ब्रेक लग जाएगा तो आप झुक जाएंगे, क्योंकि आपका ये जो नीचे वाला जो बॉडी है वो तो गतिमान रहेगा, लेकिन जो ऊपर वाला बॉडी है वो गतिमान नहीं रहता और अचानक ब्रेक लगने पर हम झुक जाते हैं। चलती हुई गाड़ी में अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री जो हैं झुक जाते हैं। ये वाला सेम केस हो गया। रुकी हुई गाड़ी में अचानक चल पड़ने पर जब हम पीछे चले जाते हैं वो ऐसा हो गया कि हम जैसे क्या बोल रहे हैं, रुकी हुई गाड़ी में अचानक चल पड़ने पर, ठीक है, गाड़ी रुका हुआ है, अचानक चल पड़ जाता है तो आप ऐसे थोड़ा सा एहसास करते ना धक्के का। और ये उसका उल्टा है, चलती हुई गाड़ी में जब ब्रेक लगता है तो हम कुछ इस तरीके से झुक जाते हैं। तो क्योंकि हम अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। अब जब अचानक से कोई बाह्य बल लगता है तो हमारी स्थिति में परिवर्तन होता है, और ये सब जड़त्व के नियम के कारण अर्थात गति के प्रथम नियम के कारण होता है। फिर अगला है आपका गति का दूसरा नियम, संवेग का नियम, लॉ ऑफ मोमेंटम। इसको हम कहते हैं संवेग का नियम।
यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि गति का दूसरा नियम क्या है। गति का दूसरा नियम संवेग के नियम, इसको हम कहते हैं। वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती अर्थात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में ही होता है। अब इसको आप पहले तो आप संवेग समझिए। संवेग का मतलब क्या होता है? संवेग का मतलब होता है किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान रहता है और उसका वेग को जब हम गुणनफल करते हैं तो द्रव्यमान मल्टीप्लाई बाई वेग हम करते हैं, तब उसका संवेग निकलता है। ठीक है, किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और वेग की गुणनफल को हम उसका संवेग कहते हैं। तो संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित वेग। संवेग को हम कहते हैं मोमेंटम। तो संवेग में परिवर्तन की दर जो होगी, ठीक है, वो उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती और उस पर जो आरोपित बल होगी उसी दिशा में होगी। इसको मैं आपको एक सरल तरीके से समझा देता हूँ। जैसे कि मोमेंटम हमने पढ़ा, संवेग में ये पढ़ा कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं। ठीक है, तो अब उस संवेग में परिवर्तन को आप कैसे महसूस करेंगे? जैसे एक छोटी सी कोई वस्तु है, उस पर मैं आपको ऐसे फेंक के मारूंगा, है ना, या फिर एक तिनका है, तिनका से आपको ऐसे मारूंगा फेंक कर, तो आपको कम लगेगा क्योंकि उसका द्रव्यमान कम है। लेकिन अगर किसी भारी वस्तु, किसी प्लास्टिक की चीज़ से या फिर लोहे की चीज़ से ऐसे मैं आपको फेंक के मारूंगा तो आपको ज़्यादा लगेगा। और अगर मैं ज़्यादा स्पीड से मारूं तो कोई छोटी चीज़ या कम द्रव्यमान वाली चीज़ भी रहेगा, उससे भी आपको ज़्यादा लगेगा। क्योंकि यहाँ पर संवेग क्या है? संवेग द्रव्यमान और वेग दोनों पर डिपेंड करता है। अगर कोई भारी चीज़ है, उसका अगर हम किसी चीज़ को अगर कोई ऊपर गिर रहा है, जैसे हम क्रिकेट की गेंद है उसको अगर हम कैच ले रहे हैं तो एक तरीके से झटका महसूस होता है कि नहीं? तो वो संवेग के कारण होता है। ठीक है, क्योंकि संवेग जो है क्या है? मास और वेलोसिटी इस पर डिपेंड करता है। मास मतलब द्रव्यमान, ज़्यादा वजनदार चीज़ रहेगा तो ज़्यादा झटका महसूस होगा, और वेग मतलब वेलोसिटी, ज़्यादा वो गति से आएगा तो भी ज़्यादा झटका महसूस होगा। अब इसी जो संवेग है उसमें जो परिवर्तन होता है, तो हम बल लगाएंगे तभी तो होगा ना। तो संवेग में परिवर्तन की दर जो है उस पर लगाया गया जो बल है उसी के अनुक्रमानुपाती होती है ना। संवेग में परिवर्तन जो है लगाया गया बल के जो है अनुक्रमानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में ही होता है। अर्थात मैं जिस दिशा में आरोपित करूंगा उसी दिशा में संवेग परिवर्तन होगा, और इसी को हम कहते हैं गति का दूसरा नियम, जिसको संवेग का नियम इसके नाम से भी जानते हैं। इस नियम को एक अन्य रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात F = m/a, है ना। अब ये जो फॉर्मूला है वो बल का फॉर्मूला है। एक क्वेश्चन डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है, इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है कि बताइए कि बल का जो फॉर्मूला है वो गति के किस नियम से बनाया गया है, या फिर बल की जो गणना है गति के किस नियम से किया जा सकता है। तो गति के दूसरे नियम से किया जा सकता है। न्यूटन की गति के इस नियम का उपयोग किसी पिंड के बल की गणना करने के लिए किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ का इसका जो एग्जाम्पल है आप उसको समझिए। गाड़ियों में स्प्रिंग व शॉक ऑब्जॉर्बर जो लगाए जाते हैं ताकि झटका कम लगे, और जैसे क्रिकेट की खिलाड़ी है वो अपनी, और जो यहाँ पे देखेंगे गेंद जो आती है तो गेंद को उसके जो मोमेंटम है उसको रोकने के लिए उसको अपने और ऐसे पकड़ के खींचती है। क्यों? झटके से बचने के लिए। तो वो गति का दूसरा नियम को फॉलो करता है ना वो खिलाड़ी, और झटके से बचता है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है? ये सारे एग्जाम्पल ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि जो बाल है, जो बॉल अगर आप देखेंगे तो मास और वेग, इसका मास भले थोड़ा कम ही रहे क्योंकि, लेकिन उसका वेग जो है वो तो ज़्यादा है। तो यहाँ पे संवेग जो मोमेंटम है वो आपको लगेगा, तो उससे बचने के लिए क्या करेंगे आप? उसको जो बल की दिशा है उसी की दिशा में आप उसको ला रहे हैं। ठीक है, तो आप उसको याद रख के इसको बना सकते हैं। फिर अगला है आपका गति का तीसरा नियम। गति का तीसरा नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, रूल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, गति का तीसरा नियम को हम क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ये बहुत सिंपल है। प्रत्येक क्रिया की सदैव समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसको हमने पढ़ा हुआ है अपने स्कूलों में। जैसे कि बंदूक से अगर हम गोली चलाते हैं तो बंदूक से गोली झटके से बाहर निकल रहा है तो हमको पीछे की ओर झटका भी लगता है, क्योंकि वो जो आगे क्रिया हो रही है उसके विपरीत प्रतिक्रिया भी हो रहा है। ठीक है, जैसे रॉकेट ऊपर उड़ता है तो नीचे जो गैस निकलता है लगभग रॉकेट का जो वजन है उससे
ज़्यादा ये निकल जाता है, तो जब जो वजन के ज़्यादा अगर गैस निकलेगा तो ये रॉकेट ऊपर चले जाएगा, क्योंकि इधर क्रिया होगा तो ऊपर जो है प्रतिक्रिया होगा। तो यहाँ पे याद रखेंगे प्रत्येक क्रिया की सदैव समान और विपरीत, समान मतलब बराबर, विपरीत मतलब उल्टे दशा में, है ना। जैसे कि ये बंदूक है और बंदूक से अगर गोली निकलती है तो इधर पीछे चलाने वाले को झटका लगता है, तो क्रिया के समान जितना झटके से निकलेगा उसी झटके से आपको पीछे विपरीत प्रतिक्रिया देखने को मिलेगा, अर्थात विपरीत और समान। ठीक है, समान और विपरीत आपको याद रखना है। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है, जिस वस्तु को जितने बल से खींचते हैं वह वस्तु भी हमें उतने ही बल से अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है। और उदाहरण के लिए आप देखेंगे तो बंदूक से जो गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना, रॉकेट का आगे बढ़ना आदि, जितना जोर से हम गेंद को पटकते हैं गेंद उतना ही उछलेगा, ये सब जो है क्रिया प्रतिक्रिया वाला ही उदाहरण है। ठीक है, अब इस तरीके से हमने लगभग गति के सभी चीज़ों को, जो भी आपके सिलेबस में था जो नहीं था वो सब भी मैंने आपको पढ़ाया है। अब हम देखेंगे एमसीक्यूज़। एमसीक्यू से सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन होगा आपका, क्योंकि एमसीक्यूज़ में आपको कई बार क्या डेफिनेशन पढ़ लेने के बाद भी हमको समझ नहीं आता कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर हम जब एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करेंगे तो वास्तव में एहसास होता है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा और हमको इस तरीके से पढ़ना है और इस तरीके से हमको रिविजन भी हो जाएगा। तो आपका जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है पिंड की गति समान रूप से त्वरित गति एक उदाहरण है। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि निम्न में से किस, या फिर खाली स्थान पिंड की गति समान रूप से त्वरित गति का एक उदाहरण है। ठीक है, तो समान रूप से त्वरित गति का उदाहरण क्या है? स्वतंत्र रूप से गिरना। जैसे किसी चीज को अगर मैं स्वतंत्र रूप से ऐसे गिरा देता हूँ, ठीक है, तो ये क्या है? ये गुरुत्वाकर्षण के कारण इसके जो वेग है इसमें परिवर्तन होगा, और वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पे समान रूप से जो त्वरित गति का उदाहरण क्या होगा? स्वतंत्र रूप से गिराना। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, स्वतंत्र रूप से हम गिराएंगे तो इसका जो त्वरण होगा वो समान समय में समान रूप से परिवर्तन होगा, तो समान रूप से त्वरित गति का ये उदाहरण है। ठीक है, यदि u और v प्रारंभिक और अंतिम वेग है और s समय t में तय की गई दूरी है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? ठीक है, तो हमने समीकरण पढ़ा था, 3 समीकरण में आपको याद रखना है तीनों, और यहाँ पे ये वाला जो समीकरण है वो सही है, ये तीनों गलत है। v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो जो 3 समीकरण है तीनों समीकरण को आपको ध्यान में रखना है, उस तरीके से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। फिर अगला है, यदि किसी वस्तु की गति का दूरी समय ग्राफ एक सीधी रेखा है लेकिन समय अक्ष रेखा के समानांतर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस चीज़ को समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया था हमेशा समय को एक्स एक्सिस में रखना और वाई एक्सिस में जो भी पूछा गया उसको, जैसे कि इसमें पूछा गया है दूरी समय ग्राफ, तो यहाँ पे रहेगा दूरी। अब ये क्या बोल रहा है? यदि किसी वस्तु की गति दूरी समय ग्राफ एक सीधी रेखा में तो है लेकिन समय अक्ष रेखा के समानांतर नहीं, अर्थात वो इस तरीके से समानांतर नहीं है, सीधी रेखा में है, मतलब इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वस्तु खाली स्थान टाइप की गति कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो सीधी रेखा में है, मतलब समान समय पर वो समान दूरी तय कर रही है। अब समान समय में समान दूरी तय कर रही है तो ये जो इसका वेग है ना, तो वेग जो है वो क्या है? वो स्थिर है। क्यों? क्योंकि समान समय में समान ही है, वो परिवर्तित नहीं हो रहा है, बदल नहीं रहा है, स्थिर वेग है। तो यहाँ पे स्थिर वेग वाला कंडीशन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला है आपका त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? त्वरण, कोई भी चीज़ का अगर आप एसआई मात्रक भूल जाओगे तो कम से कम उसका फॉर्मूला याद रहेगा, तो उससे भी आप निकाल सकते हैं। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर वेग में परिवर्तन, ठीक है, बटा समय। तो वेग में परिवर्तन बटा समय से आप क्या याद रखेंगे? वेग में परिवर्तन, तो वेग का फॉर्मूला क्या हो जाता है? वेग का फॉर्मूला था विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन को हम किससे दर्शाते हैं? एसआई मात्रक विस्थापन का m बटा समय, समय के लिए t बटा समय का जो एसआई मात्रक होता है वो भी आपका, सॉरी यहाँ पे t लिख देता है, एस सेकंड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे समय, इसको भी हम सेकंड से दर्शाएंगे। तो इस तरीके से a बराबर क्या हो जाता है? मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई सेकंड, और मीटर
सेकंड का स्क्वायर। तो त्वरण का जो एसआई मात्रक है इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। वेग में परिवर्तन बटा समय, फिर वेग का फॉर्मूला था विस्थापन बटा समय, फिर इस तरीके से विस्थापन बटा समय का स्क्वायर। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं कि मीटर समय स्क्वायर, है ना, सेकंड स्क्वायर। अगला है जब कोई वस्तु अपने अक्ष एक्सिस के चारों ओर घूमती है तो उसकी गति क्या कहलाती है। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अपने एक्सिस मतलब इस तरीके से वो चारों ओर घूम रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं घूर्णन गति। ये वाला ऑप्शन भी है, ये आपका सही रह जाएगा। फिर अगला है निम्न में से कौन दिशा पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि दूरी को दिशा से कोई मतलब नहीं, दूरी सिर्फ अपने मार्ग का अनुसरण जो करता है उसकी जो कुल लेंथ होता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं और उसी को हम दूरी कहते हैं। विस्थापन में क्या होता है, अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के साथ साथ हम दिशा भी देखते हैं। तो दिशा जो है आप याद रखेंगे विस्थापन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा करना निम्न में से किस गति का उदाहरण है। तो यहाँ पे सूर्य है और पृथ्वी यहाँ पे है और ये चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, तो ये क्या है, ये वृत्तीय गति है। इसके अलावा आप ऑप्शन एकदम से वृत्तीय गति लगा के मत आ जाइएगा, बाकी ऑप्शन को भी एक बार देख लीजिए कि क्या क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो घूर्णन गति तो नहीं है, आवर्ती गति है कि नहीं इसको आप देखिए। ठीक है, आवर्ती गति में हमने क्या देखा था, अगर कोई पिंड अपनी जो भी गति करता है उस मार्ग को अगर बार बार दोहराता है, ठीक है, तो देखेंगे तो पृथ्वी तो जो है करोड़ों वर्षों से ऐसी गति तो कर ही रहा है ना, है ना। तो पृथ्वी जो है अपने मार्ग को दोहरा रहा है, तो पृथ्वी की जो गति है चारों ओर सूर्य की जो परिक्रमा कर रही है वो वृत्तीय गति के साथ साथ आवर्ती भी है। तो वृत्तीय एवं आवर्ती ये दोनों वाला ऑप्शन आ जाएगा। फिर अगला है जब कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं। ठीक है, हमने देखा था कि अगर कोई वस्तु है अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर गति कर रहा है, जैसे कि हमने पेंडुलम की गति देखा था, तो इसको हम क्या कहेंगे, याद रखेंगे माध्य स्थिति के दोनों ओर, तो हमेशा दोनों से दोलन, इस तरीके से मैंने आपको बताया था, और इसका ऑप्शन आ जाएगा दोलन गति। किसी स्प्रिंग में लटका हुआ पिंड की जो गति है किस गति का उदाहरण है। अब ये स्प्रिंग है, ठीक है, यहाँ पे कोई वस्तु को लटकाएंगे तो ये वस्तु क्या है, ऊपर नीचे जाएगा। ठीक है, अब ये वस्तु भी अपने माध्य के दोनों ओर ऊपर नीचे हो रहा है, तो दोनों ओर से दोलन गति याद रख लेना, दोलन गति इसका सही जवाब आ जाएगा। फिर अगला है जब कोई पिंड नियत समय अंतराल पश्चात अपनी गति की पुनरावृत्ति करती है। ठीक है, तो हमने ये देखा था कि गति का पुनरावृत्ति करती है, मार्ग सेम मार्ग में बार बार चल रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आवर्ती गति कहते हैं। तो इसका ऑप्शन आवर्ती गति सही जवाब आ जाएगा। निम्न में से कौन सा सही कथन नहीं है। ठीक है, इसको भी आप कई बार क्या है, हम लोग सही कथन है पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, तो यहाँ पे सही कथन नहीं है पूछ रहा है। प्रत्येक दोलन गति आवर्ती गति भी होता है क्यों, क्योंकि दोलन गति में हमने देखा था कि वो अपने मार्ग का जो गति वो कर रहा है उसको दोहरा रहा है ना, तो मार्ग का जो बार बार अनुसरण कर रही है दोहरा रहा है, तो प्रत्येक जो दोलन गति वो आवर्ती गति होता है। ये पॉइंट तो सही है। हर आवर्ती गति दोलन गति नहीं होता, ये भी हमने पढ़ा था, जैसे कि पृथ्वी वाला एग्जाम्पल लेता, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गति कर रही है, तो वो जो गति है वो तो आवर्ती गति है, लेकिन दोलन गति नहीं है, वो तो वृत्तीय गति है। ठीक है, तो ये आपका सही है, नहीं होती है ना। प्रत्येक आवर्ती गति दोलन गति होती है, अभी तो हमने जस्ट देखा कि नहीं होती, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपका जो सही जवाब है, कथन सही नहीं है, तो ये जो सी वाला कथन है ये सही नहीं है। फिर अगला है जब किसी पिंड को कुछ प्रारंभिक वेग देकर फेंका जाता है तो वह गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में परवलयाकार पथ का निर्माण करने लगता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हमने देखा था कि इसको हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं। किसी भी चीज़ को हम फेंकेंगे तो ग्रेविटी के कारण वो धीरे धीरे नीचे आ जाएगा और इस तरीके से वो परवलयाकार पथ का निर्माण करता है, और इसी को हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं। जैसे कि हम बास्केटबॉल को फेंकेंगे या फिर किसी भी चीज़ को फेंकेंगे तो वो परवलयाकार पथ का निर्माण करके नीचे आ जाएगी, इसको हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं। वस्तु की अंतिम व प्रारंभिक स्थितियों का जो अंतर है वो क्या कहलाता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा कि ये वस्तु ए है, यहाँ से बी तक चले गया, बी से सी चले गया, सी से फिर डी चले गया। अब ये जो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है इसी को हम विस्थापन कहते हैं। जबकि इन सब को अगर हम देखते हैं, सबकी दूरी, सबकी जितना भी कवर किया है मार्ग को, उसको हम कैलकुलेट करते तो उसका दूरी हो जाता, लेकिन प्रारंभिक और अंतिम स्थिति का जो अंतर है उसको हम विस्थापन कहते हैं। ठीक है, और विस्थापन के लिए
दिशा बताना भी जरूरी है, और विस्थापन जो है एक सदिश राशि है और दूरी एक अदिश राशि है, और इसी विस्थापन के कारण आपका वेग भी सदिश हो जाता है और दूरी के कारण चाल अदिशी हो जाता है। ठीक है, अगला है एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 5 मिनट चलता है। इसको बनाते हैं, ये व्यक्ति है ना, पूर्व दिशा। अब इस तरीके से आप दिशा तो आपको पता होगा ना, ये ईस्ट हो गया, नॉर्थ साउथ वेस्ट, है ना, ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इस तरीके से आप बना लीजिएगा ताकि आपको कोई टेंशन ना रहे जब भी आप सॉल्व करें। तो पूर्व दिशा में 5 मीटर, 5 मीटर ईस्ट की ओर। ठीक है, उसके बाद 10 मीटर उत्तर दिशा। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो 10 मीटर उत्तर दिशा में चला, एवं वह पुनः पश्चिम में 5 मीटर, फिर से 5 मीटर इधर आ गया। तब विस्थापन क्या होगा? तो यहाँ पे हम देखेंगे प्रारंभिक स्थिति हमारा ए था और अंतिम स्थिति ये, अगर हम इसको बी माने तो इन दोनों के बीच को अंतर को हम माने तो यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ पे सीधे सीधे ही है, मतलब कोई एंगल नहीं बना हुआ, तो सिर्फ 10 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 10। और इसी में अगर दूरी पूछ दिया जाता कि दूरी क्या होगा, तो दूरी हो जाता 5, 10, 15 और 15, 5, 20, दूरी 20 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे विस्थापन केवल 10 है। कौन सी दिशा में देखा जाए तो दिशा यहाँ पे नॉर्थ आप बता सकते हैं। दूरी कौन सी राशि है? दूरी में हमने देखा कि दूरी में दिशा का कोई मतलब नहीं रहता, दूरी अदिश राशि है। फिर अगला है विस्थापन कौन सी राशि है? विस्थापन के लिए दिशा बताना जरूरी है, इसलिए विस्थापन सदिश राशि है। निम्न में से कौन अपने चले गए मार्ग पर निर्भर नहीं करता है? कौन अपने चले गए मार्ग पर निर्भर नहीं करता? दूरी तो करता है, विस्थापन नहीं करता। विस्थापन को सिंपल से हमने देखा कि उसको प्रारंभिक और अंतिम से ही मतलब रहता है। ठीक है, हमने ये देखा था कि जैसे मंजिल और रास्ता वाला एग्जाम्पल देखे कि दूरी जो है, दूरी रास्ता है और विस्थापन मंजिल है। फिर अगला है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए पढ़ते कथन को। दूरी विस्थापन से बड़ा हो सकता है। बिल्कुल, दूरी विस्थापन से बड़ा हो सकता है, क्योंकि विस्थापन कई बार क्या है, अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो दूरी से कम ही आता है, तो ये सही है। दूरी विस्थापन से बराबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे हमने देखा था कि ए से बी तक गया 5 मीटर, तो यहाँ पे दूरी और विस्थापन दोनों बराबर हो गया, तो बराबर भी हो सकता है। दूरी विस्थापन से छोटा किसी भी केस में नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो कथन है वो सही नहीं है। दूरी विस्थापन से छोटा हो सकता है, ये कथन सही नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? विस्थापन धनात्मक हो सकता है। विस्थापन धनात्मक, यहाँ पे केस देख लीजिए, धनात्मक है। विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है, अगर चली गई जो दिशा है उसके विपरीत ज़्यादा चल दिया गया है ना, शुरुआत से जब जो दिशा में चला गया था उसके बाद वो उस दिशा के अपोजिट ज़्यादा चल दिया, तो उस केस में ऋणात्मक हो सकता है, हमने थ्योरी में पढ़ लिया था। और शून्य भी हो सकता है, अगर यहाँ से चला गया, यहाँ से घूम घाम के फिर यहीं पे आ गया, तो शून्य भी हो सकता है। तो उपरोक्त तो सभी इसका सही जवाब आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला है कोई वस्तु इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है उसे क्या कहते हैं? तो इकाई समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं, ध्यान देंगे। और इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को हम वेग कहते हैं। वेग में दिशा आ जाता है, इसलिए वेग अदिश सदिश राशि है। और दूरी में हमने देखा था कि दूरी अदिश है, इसलिए चाल भी हमको अदिश याद रखना है। ठीक है, चाल कौन सी राशि है? मैंने आपको जस्ट बताया कि दूरी से याद रखना है अदिश, तो चाल भी अदिश राशि है। फिर अगला है चाल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो चाल का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। कैसे याद रखेंगे? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, अब दूरी का जो फॉर्मूला हो, जो एसआई मात्रक है वो आपका मीटर है, समय का सेकंड है, तो इस तरीके से चाल का जो एसआई मात्रक है मीटर पर सेकंड होगा। कोई वस्तु इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय करती है उसे हम क्या कहते हैं? अब यहाँ पे हमने देख लिया निश्चित दिशा की बात कर रहे हैं, तो जब भी दिशा हम देखेंगे तो वो वेग वाला चीज़ आ जाएगा। ठीक है, और वेग का जो एसआई मात्रक है वो भी सेम रहेगा, मीटर पर सेकंड, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो वेग हो जाएगा। फिर अगला है वेग कौन सी राशि है? तो वेग जो है, वेग दिशा जरूरी है उसमें, तो वेग सदिश राशि है। किसी गतिशील वस्तु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गतिशील वस्तु के संबंध में चाल जो है धनात्मक हो सकता है, चाल शून्य हो सकता है, चाल सदैव धनात्मक होता है। तो देखिए, अगर कोई वस्तु गतिशील है तो चाल जो है ऋणात्मक नहीं होगा, शून्य नहीं होगा,
चाल धनात्मक रहेगा। अगर कोई गतिशील वस्तु अगर है तो शून्य तो होगा ही नहीं क्योंकि गतिशील है, ऋणात्मक तो होगा ही नहीं क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होता। ठीक है, और यहाँ पर हम देखेंगे तो चाल जो है सदैव धनात्मक होगा, ये ऑप्शन सही रह जाएगा आपका। फिर अगला क्वेश्चन है, एक समान गति में दूरी और समय का ग्राफ आप देखेंगे किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे सिंपल से आप बना लेना, मैंने आपको बताया था कि समय को हमेशा एक्स अक्ष में रखना। ठीक है, एक्स अक्ष में समय रख दिया, वाई अक्ष में क्या पूछ रहा है, दूरी और समय, तो आपने यहाँ पे दूरी रख दिया। अब ये क्या बोल रहा है, एक समान गति, तो एक समान गति में क्या होगा, समान समय में समान दूरी तय करेगा। तो समान समय में समान दूरी तय करेगा, तो इस तरीके से यहाँ 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 समान दूरी इस तरीके से कैलकुलेट करोगे तो ये सीधी लाइन में बनेगा। तो समान समय में जब समान दूरी तय करेगा तो ये जो है अगर आप देखेंगे तो एक सरल रेखा में होगा, हालांकि समय अक्ष के समानांतर नहीं होगा, लेकिन ये एक कोण बनाते हुए, समय अक्ष से कोण बनाते हुए एक सरल रेखा में होगा। अगला है, नीचे वस्तु ए व बी का दूरी समय ग्राफ दिया है, बताएं किस वस्तु का चाल अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये ए है और बी है। आप सिंपली देख के बता देंगे कि जिसका एंगल ज़्यादा है उसका चाल अधिक है। कैसे, क्योंकि देखिए इसी ये दूरी है, या अगर मैं इसको 1 मिनट मानूँ, इसको 2 मिनट मानूँ, इसको 3 मिनट मानूँ, और यहाँ पे इसको इसके हिसाब से यहाँ पर 5 किलोमीटर मानूँ, 10 किलोमीटर मानूँ, तो ये जो ए है 1 मिनट में अगर ये इसको 2 किलोमीटर मानूँ, 1 मिनट में 2 किलोमीटर कवर कर रहा है, तो बी जो है 1 मिनट में 5 किलोमीटर कवर कर दे रहा है, अर्थात समय के हिसाब से उसकी जो गति है वो ज़्यादा है ना। इसलिए यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ज़्यादा एंगल बनाएगा, हमेशा याद रखेंगे कि जो ज़्यादा एंगल बनाएगा यहाँ से वो क्या होगा, वो हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्या पूछ रहा है कि किस वस्तु की चल अधिक है, तो यहाँ पे बी की चल अधिक है, बी का एंगल ज़्यादा है। अगला है, एक असमान गति का दूरी और समय ग्राफ क्या होता है। अब पूछ रहा है असमान गति। समान गति में तो हमने देखा था सीधा, और मैंने आपको जब थ्योरी पढ़ाते था तो सिंपल से ये बता दिया था कि कभी भी असमान गति आएगा तो वो वक्र कर्व है ना, इस तरीके से ही बनेगा। कैसे, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये समय हमेशा एक्स अक्ष में आप रख लीजिएगा। अब पूछ रहा है क्या, दूरी और समय, तो यहाँ पे दूरी आ जाएगा। ठीक है, वाई अक्ष। अब यहाँ पे असमान गति मतलब 1 मिनट में कभी 5 किलोमीटर चल गया, इसको अगर 5, 10, 15 है ना, दूसरे मिनट में सीधा यहाँ पे चले गया। ठीक है, तीसरे मिनट फिर यहाँ पे आ गया, क्योंकि गति तो असमान है ना, तो अगर आप इस तरीके से मिलाएंगे तो वो एक वक्र की तरह बन जाएगा। तो इसलिए आप याद रखेंगे कि असमान गति में दूरी समय ग्राफ जो होता है एक वक्र होता है। किसी वस्तु में वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। ठीक है, त्वरण में क्या होता है, वेग समय के हिसाब से बदलता है और उसी वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और त्वरण को मैंने बताया था कि एक्सेलरेशन उसका जो हिंदी में नाम है, उसको बाइक के एक्सेलरेटर से याद रखना कि एक्सेलरेट जब हम करते हैं तो स्पीड बढ़ता है ना, तो वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो वेग में परिवर्तन की दर को एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट से एक्सेलरेशन ऐसे याद रखना, वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। फिर अगला है v माइनस यू बटा टी, किसका सूत्र है, तो हमने देखा है त्वरण में वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय अंतराल मतलब टी, तो ये होता है वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल का फॉर्मूला, अर्थात त्वरण ए का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। एक समान त्वरित गति में त्वरण समय ग्राफ क्या होता है, तो इसको आप बना के देख लीजिए। समय को आप इधर रख लीजिए एक्स में, है ना, वाई में क्या पूछ रहा है, त्वरण समय ग्राफ, तो आप इसमें त्वरण रख लीजिएगा। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, एक समान त्वरित गति। ठीक है, तो एक समान त्वरित गति में त्वरण समय ग्राफ क्या होगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक समान त्वरित गति मतलब समय के हिसाब से त्वरण नहीं बदल रहा है, त्वरण परिवर्तित नहीं हो रहा है, समय के हिसाब से इक्वल है। तो एक समान गति में मतलब 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा सब जगह जो है एक समान त्वरण, एक समान त्वरित गति में मतलब त्वरण तो एक समान है ना, एक समान त्वरित ही लिखा है वहाँ पे, त्वरण एक समान है, त्वरण कहाँ बदल रहा है समय के हिसाब से, तो सीधा रहेगा और आपका समय अक्ष के समानांतर रहता है। तो समय अक्ष के समानांतर सरल रेखा में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तुरंत समय ग्राफ में आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था सिंपली इसके यूनिट्स को आप
मल्टीप्लाई कर देना, है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर और यहाँ पे है आपका सेकंड, तो ये आपका कट जाएगा और क्या बच जाएगा, वेग मीटर पर सेकंड, क्योंकि त्वरण से क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय वाला फॉर्मूला होता है, तो त्वरण से तो वेग निकलेगा ना कि चाल, है ना। अब अगला है मंदन। मंदन मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। तो मंदन आपका धनात्मक त्वरण नहीं ऋणात्मक त्वरण होता है। मंदन मतलब स्लो हो जाता है, त्वरण जो वेग में परिवर्तन है वो आपका कम हो जाता है, तो स्लो हो जाता है, तो यहाँ पे ऋणात्मक त्वरण आ जाएगा -a, इसको हम कहते हैं मंदन। फिर अगला है एक समान वेग में वस्तु, देखते हैं कंडीशन, एक समान त्वरण से गति करता है, बिना बाहरी बल के गति करता है, समान समय अंतराल पर समान दूरी तय करता है। तो एक समान वेग का मतलब ये है, वेग मतलब क्या होता है, विस्थापन बटा समय, तो समान समय में समान दूरी, तो इस तरीके से समान समय में समान दूरी तय करेगा, तब वो होगा एक समान वेग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर अगला, वेग समय ग्राफ में यदि ग्राफ टी अक्ष के समानांतर हो तो वस्तु गतिशील है। अब मैं पहले ग्राफ बना देता हूँ, ये आपका समय हो गया, क्या वेग है ना, वेग। अब क्या पूछ रहा है, वेग समय ग्राफ में यदि ग्राफ टी अक्ष के समानांतर, मतलब ये टी अक्ष का समय इसके समानांतर हो तो वस्तु गतिशील है। किस टाइप की गतिशील है, एक समान वेग से। देखेंगे समान एक समान वेग, क्योंकि वेग जो है नहीं बदल रहा है, वेग देखिए समानांतर है, इस अक्ष के समय के अक्ष के समानांतर है ये लाइन, तो वेग कहाँ बदलते हैं हमको दिख रहा है। अगर ऐसे रहता तो वेग देखिए समय के हिसाब से बदलता, लेकिन ये ऐसे है, वेग बदल नहीं रहा है ना। तो आपको याद रखना है कि अगर वेग समय ग्राफ में टी अक्ष के समानांतर कोई रेखा दिखेगा तो एक समान वेग वाला कंडीशन होगा। वेग समय ग्राफ में यदि वस्तु एक समान त्वरण से गतिशील है तो ग्राफ होंगे, इसको भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। वेग समय ग्राफ में यदि वस्तु एक समान त्वरण से गतिशील है, वेग समय एक समान त्वरण से गतिशील है तो ग्राफ होंगे। तो देखिए यहाँ पे ग्राफ जो होगा, त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, एक समान त्वरण, त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन, तो समय के हिसाब से वेग में परिवर्तन होगा, लेकिन समान समय में समान त्वरण अगर होगा तो उसको हम कहते हैं एक समान त्वरण, इसलिए समय के हिसाब से वेग में परिवर्तन समान होगा और इस तरीके से जो है लाइन सीधे बनेगा। लेकिन ये जो आपका समय अक्ष है इसके समानांतर नहीं होगा, इस अक्ष से कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन असमान गति का उदाहरण नहीं है। असमान गति का उदाहरण नहीं है मतलब जो इसकी गति है, निम्न में से कौन जिसकी असमान गति है, उदाहरण नहीं है ना। भीड़ वाली सड़क पर कार, अब भीड़ में जो सड़क चलेगी, भीड़ में जो कार चलेगी वो क्या है, कभी स्पीड इसका ज़्यादा रहेगा, कभी इसका स्पीड कम रहेगा, क्योंकि ट्रैफिक है ना, कभी ज़्यादा कभी कम होता रहेगा, तो इसकी गति तो असमान गति रहेगी। मतलब ये तो इसका उदाहरण है ना, ये इसका आंसर नहीं है। ये क्या पूछ रहा है, असमान गति का उदाहरण नहीं है, जबकि ये कंडीशन में असमान गति यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक पार्क में टहलता हुआ व्यक्ति, अगर पार्क में कोई व्यक्ति टहल रहा है, मन किया कहीं पे बैठ गया, कभी स्लो चल रहा है, कभी दौड़ रहा है, तो वो भी असमान गति करेगा, तो ये कंडीशन भी आप इसका नहीं होगा। फिर अगला, एक आदमी जो 800 मीटर की दौड़ लगा रहा है, तो आदमी है 800 मीटर की दौड़ लगा रहा है, तो दौड़ लगाने के लिए क्या है, कभी वो जीतने के लिए भागेगा जोर से, कभी स्लो भागेगा, है ना, तो वो भी तो असमान गति ही हो जाएगा। एक सीलिंग पंखे पर जो ब्लेड घूमेगा, अब जब आप ब्लेड को घुमाएंगे तो जो मशीन है वो, है ना, मशीन में क्या है, एक फिक्स लिमिट रहता है घूमने का, तो जो उसकी गति होगी वो एक पॉइंट में आके, जब उसको चलाएंगे आप कंटिन्यू चलेगा, उसके बाद एक पॉइंट में आके वो एक समान गति ही करेगा। तो ये जो ऑप्शन रहेगा वो एक समान गति का उदाहरण है, बाकी सब जो है असमान गति का उदाहरण है। फिर अगला है, तुरंत समय ग्राफ का समय अक्ष पर घिरे क्षेत्रफल से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, ये पूछ रहा है तुरंत समय ग्राफ, ठीक है। तो सिंपल से हम त्वरण का जो यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और समय का यूनिट होता है, इसको मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो बिना ग्राफ निकाले भी आंसर बना सकते हैं। ये कट गया, मीटर पर सेकंड बचा। अब त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन बटा दर, तो वेग निकाल सकते हैं, ठीक। फिर अगला है आपका, वेग समय ग्राफ के क्षेत्र में क्या निकाला जा सकता है। वेग समय ग्राफ,
वेग समय, ठीक है। अब वेग समय ग्राफ से आप क्या निकालेंगे, वेग का फॉर्मूला क्या होता है, मीटर पर सेकंड यूनिट मतलब, है ना, और समय का मल्टीप्लाई कर दिए, ये कट गया, बचा आपका मीटर। अब वेग का फॉर्मूला क्या होता है, वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा समय। तो यहाँ पे आप विस्थापन निकालेंगे, और यहीं पे अगर चाल रहता ये, है ना, तो मीटर ही आता, लेकिन वहाँ पे आंसर दूरी आ जाता, क्योंकि चाल का होता है दूरी बटा समय। फिर अगला आपका एक समान वृत्तीय गति में चाल नियत रहती है, वेग नियत रहती है, चाल एवं वेग दोनों नियत रहता है। तो एक समान वृत्तीय गति में चाल नियत रहती है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि वृत्तीय गति में जो है विस्थापन नहीं होता, विस्थापन जो है वहाँ पे 0 हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे पथमापी ओडोमीटर किसे मापने की इकाई है। तो ओडोमीटर से हम क्या नापते हैं, आप ध्यान देंगे, अगर आप गाड़ी में देखेंगे स्पीड, जो स्पीडोमीटर हम कहते हैं सिंपल से, है ना, तो स्पीडोमीटर अगर बात करें, यही क्वेश्चन अगर स्पीडोमीटर का रहता, तो स्पीडोमीटर में स्पीड से बना है, उसका नाम स्पीडोमीटर, तो स्पीड का मतलब चाल, स्पीडोमीटर में चाल नापा जाता है, क्योंकि कभी भी स्पीडोमीटर में आप देखेंगे तो किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो ये स्पीडोमीटर इस तरीके से किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चाल दिखाता है। लेकिन जो ओडोमीटर रहता है, इसी स्पीडोमीटर का ये वाला भाग जहाँ पर आपको दूरी के बारे में बताया जाता है, तो जो आपका ओडोमीटर है, स्पीडोमीटर का एक भाग जहाँ पे यहाँ पे लिखा होता है, उसको हम कहते हैं ओडोमीटर, जिसको कहते हैं पथमापी। तो ओडोमीटर जो है पथमापी किसे मापने की इकाई है, ये दूरी को मापता है, याद रखेंगे, ठीक है। ओडोमीटर एक उपकरण है जो दूरी को मापता है, जबकि स्पीडोमीटर पूछा जाएगा तो स्पीडोमीटर से स्पीड से याद रखना, स्पीड का मतलब है चाल, अर्थात वो चाल को मापता है। फिर अगला है, निम्न में से कौन सा चित्र एक समान गति को दर्शाता है। तो एक समान गति, देखिए समान समय में समान दूरी अगर तय करेगा तो एक समान गति, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो समान समय में समान दूरी तय हो रहा है, तो ये वाला जो है ऑप्शन नंबर ए एक समान गति का उदाहरण है। यहाँ पे आप देखेंगे तो दूरी जो है, समय गुजरते जा रहा है, दूरी वहीं पे है, मतलब ये रुकी हुई कंडीशन हो गया, और ये तो असमान वाला उदाहरण हो गया क्योंकि वक्र बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब आ जाएगा। फिर अगला आपका स्पीडोमीटर किसे दर्शाता है, तो हमने जस्ट एक मिनट पहले देख लिया कि ओडोमीटर दर्शाता है आपका दूरी और स्पीडोमीटर दर्शाता है आपका चाल। फिर अगला आपका किसी वृत्ताकार पथ पर घूमने वाली वस्तु की चाल क्या होगी। अब ये याद रखेंगे आप फॉर्मूला, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब हम देख रहे हैं कि वृत्ताकार पथ पर चल रही है, अगर तो वृत्ताकार पथ मतलब वो इस पथ को फॉलो कर रही है, तो इस पथ को हम इसका दूरी कैसे निकालेंगे, ये सर्कल है, और सर्कल का जो सरकमफेरेंस मतलब परिधि आप कैसे निकालते हैं, किसी भी वृत्त का परिधि हम निकालते हैं 2πr से, तो दूरी हो जाएगा आपका 2πr और आपका समय हो जाएगा t। तो यहाँ पे ऑप्शन 2πr/t, ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला है, न्यूटन की गति का पहला नियम किससे संबंधित है। देखिए हमने देखा था कि जो जड़ वाला एग्जांपल आप याद रख लेना, जड़ मतलब पत्थर वाला एग्जांपल मैंने दिया था कि अगर हम उसको धक्का नहीं देंगे तो वो धक्का नहीं जाएगा वहाँ पे, है, अगर वो गतिशील होगा तो रोकेंगे तो नहीं, तो रुकेगा नहीं, ठीक है। हालांकि फ्रिक्शन के केस में या फिर ग्रेविटी केस में रुक जाता है, वो एक्सेप्शनल केस है, लेकिन हमने देखा था कि न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है उसी को हम जड़त्व के नियम से जानते हैं, जो कि बतलाता है कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहती है, और अगर वो गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील ही बना रहना चाहती है जब तक हम उस पर बाह्य बल नहीं लगाते। तो कोई भी अपनी अवस्था को चेंज नहीं करना चाहता वस्तु, उसी को हम कहते हैं न्यूटन की गति का प्रथम नियम, और इसी को जड़त्व के नियम अर्थात लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला आपका न्यूटन का गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है। तो न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है उसको हम संवेग परिवर्तन की दर के नाम से भी जानते हैं, और न्यूटन की गति के दूसरे नियम से ही आपका ये वाला जो फॉर्मूला है F=m × a, यही निकल कर आता है, अर्थात वो जो बल है, बल की गणना न्यूटन की गति के दूसरे नियम से ही कर लिया जाता है। फिर अगला है, गति के किस नियम से हमें बल की परिभाषा प्राप्त होती है। तो हमने इसको जस्ट अभी एक मिनट पहले पढ़ा कि गति के दूसरे नियम से। क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन के गति के किस नियम से संबंधित है। तो क्रिया प्रतिक्रिया वाला हमने एग्जाम्पल देखा था न्यूटन की गति के तीसरे नियम से, जैसे कि बंदूक चलाएंगे तो हमको झटका लगेगा, रॉकेट जो है नीचे से गैस निकलता है, रॉकेट ऊपर चले जाता है। तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत, क्या समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है।
फिर अगला है आपका, एक व्यक्ति किसी 100 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान में चारों ओर एक चक्कर पूरा किया, व्यक्ति द्वारा कुल कितना विस्थापन तय किया गया। ठीक है, ये क्या कह रहा है, 100 मीटर की भुजा वाले वर्गाकार। अब यहाँ पर 100 मीटर की भुजा वाले इस तरीके से वर्गाकार में कर रहा है। ठीक है, 100 मीटर की भुजा वाले, यहाँ पे 100 मीटर की इसकी जो भुजा है, अब ये चल रहा है और एक चक्कर पूरा कर लिया, मतलब यहाँ से चालू किया और ख़त्म करके यहीं पे आ गया। तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे विस्थापन, तो विस्थापन 0, क्योंकि वहीं से चला वहीं से आ गया। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति उसका एक ही है, अंतर तो आपका 0 आ जा रहा है उसका, तो इसलिए यहाँ पे 0 मीटर आएगा। चलती बस को अगर अचानक से रोक दिया जाए तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाती है। ठीक है, तो ये जो कारण है वो किसके कारण होता है, जड़त्व के कारण, क्योंकि हम अपनी स्थिति बनाए रखना चाहते हैं, फिर अचानक से बल लगता है, ब्रेक लगाकर बल लग गया, तो हमारा जो नीचे वाला पोर्शन है वो तो बस के सीट के साथ गतिशील अवस्था में था, लेकिन ऊपर वाला जो अवस्था है वो झुक जाता है। ठीक है, तो ये जो कारण है वो जड़त्व के कारण होता है। फिर अगला है आपका F इक्वल टू एम इंटू ए, अर्थात जो बल है फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, अर्थात जो बल है वो आपका द्रव्यमान और त्वरण का जो गुणनफल होता है, ये हमको किस गति के नियम से पता चलता है, गति के दूसरे नियम से हमको ये पता चलता है। तो ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ये सही जवाब है। तो इस तरीके से आज की क्लास में इतना पढ़ेंगे, ये टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप पेड क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और उसी पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। 20 अक्टूबर तक ऑफ़र है ना, 20 तारीख तक ही ऑफ़र है, उसके बाद प्राइस बढ़ जाएगा। और अगर आपको ये डेमो अच्छा लगा तो क्लास जल्दी से परचेज़ कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।